कर्मचारी रेस्टोरेंट से झूठा खाना उठा रही थी। करोड़पति ने उसका पीछा किया और कुछ चौंकाने वाला देखा। हेक्टर विलालोबोस ने क्रिस्टल के गिलास को अपने होठों से कुछ मिलीमीटर दूर रोक दिया। उसकी सांस अचानक रुक गई। सैन पेड्रो गर्जा गार्सिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट की फुसफुसाहट उसके दिमाग से गायब हो गई। एक बहरा कर देने वाली गूंज ने उसे निगल लिया, जिसने उसके खून को जमा दिया था। उसके सामने केवल 3 टेबल की दूरी पर एक भूत था। उसके जर्मन पार्टनर $50 मिलियन के फार्मास्यूटिकल विलय की बात कर रहे थे। वकील मुनाफे के ग्राफ दिखाते हुए हावभाव कर रहा था। हेक्टर को एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें गहरी और आमतौर पर ठंडी कोने के सर्विस स्टेशन पर टिकी थीं, जहां वेटर गंदे बर्तन फेंक रहे थे। वहां वह थी, नायेली। हेक्टर ने जोर से पलकें झपकाईं, यह सोचकर कि तनाव उसे धोखा दे रहा है, लेकिन नहीं, यह वही महिला थी जिसे उसने 5 साल पहले छोड़ दिया था। वही होनहार महिला, एक बेदाग भविष्य वाली इमरजेंसी नर्स, एकमात्र व्यक्ति जिसने उससे प्यार किया था जब उसके बैंक खाते में 9 शून्य नहीं थे। लेकिन वह महिला जिसे वह अब देख रहा था, उस याद से बिल्कुल अलग थी जो उसे रातों की नींद हराम करती थी। उसने एक गहरे नीले रंग की मेडिकल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो धोने से पूरी तरह से घिस चुकी थी और बदरंग हो गई थी। यूनिफॉर्म के ऊपर एक काला रेस्टोरेंट एप्रन ग्रीस और सॉस से सना हुआ था। उसके बाल जल्दबाजी में एक पोनीटेल में बंधे थे। उसके हाथ, जो कभी घावों को भरने में मुलायम और सटीक थे, अब मोटे पीले रबर के दस्तानों में लिपटे थे। उपयोग से फटे हुए हेक्टर को पेट में एक शारीरिक झटका महसूस हुआ। उसने उसे घबराई हुई तेजी से चलते देखा, लगभग पागलपन भरी। नायेली टेबल साफ नहीं कर रही थी। वह रेस्टोरेंट मैनेजर की नजरों से बचने के लिए गणना की गई चालों से चोरी कर रही थी। नायेली ठीक प्लेटों से बचे हुए भोजन, अधखाया हुआ सैल्मन, साबुत रोटी, रिसोटो के अवशेष खुरच रही थी। सब कुछ जल्दी से पारदर्शी प्लास्टिक बैग में जा रहा था, जिसे वह स्टेशन के नीचे एक सफाई बाल्टी में छिपा रही थी। श्री विलालोबोस, क्या आप विशिष्टता खंड से सहमत हैं? वकील ने उसका सम्मोहन तोड़ते हुए पूछा। हेक्टर ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजर नहीं हटाई। उसने देखा कि एक बेदाग सूट वाला वेटर नायेली के पास से गुजरा और गलती से उसे कंधे से धक्का दिया। रास्ते से हट जा, कचरे! वेटर ने उसे फुफकारा। सफाई कर्मचारी से बचने के लिए परेशान था। अगर मैनेजर ने तुम्हें फिर से कूड़ेदान में झांकते हुए देखा तो वह तुम्हें आज ही निकाल देगा। करोड़पति प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को एक फोन कॉल से तबाह करने का आदी को लगा कि उसकी सांस रुक रही है। उसने नायेली के उठने का इंतजार किया, उस अदम्य क्रोध को दिखाने का इंतजार किया जो हमेशा उसकी विशेषता रही थी। उसने उसे चिल्लाने का, अपना बचाव करने का इंतजार किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नायेली ने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे दबे हुए, हारे हुए सिकुड़ गए। उसने एक अनसुनी माफी बुदबुदाई। उसने बचे हुए खाने से भरे प्लास्टिक बैग को कसकर पकड़ा और एक गंदे कपड़े से टेबल साफ करती रही। इस छवि ने हेक्टर के अंदर कुछ तोड़ दिया। अपराधबोध, जिसे उसने महंगे सूट, बख्तरबंद कारों और संगमरमर की हवेलियों की परतों के नीचे दफन कर दिया था, अचानक फट गया। श्री विलालोबोस, जर्मन पार्टनर ने जोर दिया। ध्यान की कमी से स्पष्ट रूप से परेशान था। हेक्टर ने क्रिस्टल का गिलास छोड़ दिया। वह टेबल से टकराया और करोड़ों के दस्तावेजों पर लाल शराब फैल गई। गहरा तरल कागज पर खून की तरह फैल गया। मीटिंग खत्म हुई। हेक्टर ने इतनी गहरी और कर्कशा आवाज में कहा कि टेबल पर सभी चुप हो गए। क्या हेक्टर, हम बस साइन करने ही वाले हैं। उसके वकील ने बड़ी बड़ी आंखों से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हेक्टर अचानक खड़ा हो गया। भारी ओक की कुर्सी संगमरमर के फर्श पर हिंसक रूप से रगड़ी, जिससे कई अभिजात वर्ग के मेहमानों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसे परवाह नहीं थी। उसे 50 मिलियन की परवाह नहीं थी। उसे विलय की परवाह नहीं थी। वह सर्विस स्टेशन की ओर बढ़ा। उसे उससे बात करनी थी। उसे यह समझना था कि उसे जानने वाली सबसे बुद्धिमान महिला अमीरों की जूठन के लिए भीख क्यों मांग रही थी। लेकिन जैसे ही वह हॉल पार करने वाला था, किचन के डबल दरवाजे जोर से खुले। रेस्टोरेंट मैनेजर नायेली को हाथ से हिंसक रूप से पकड़ते हुए दिखाई दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें उस गंदे कपड़े में हॉल में नहीं देखना चाहता, मैनेजर ने धीमी लेकिन जहर भरी आवाज में चिल्लाया। गली में जाओ, अपना कूड़ा पीछे से निकालो। नायेली ने विरोध नहीं किया। उसने अपने 2 भारी पारदर्शी प्लास्टिक बैग पकड़े और मैनेजर द्वारा किचन की गहराई में धकेले जाने पर गायब हो गई। हेक्टर ने मुट्ठी भींच ली। उसे किचन में जाने, मैनेजर का गला पकड़ने और पूरे रेस्टोरेंट को खरीदने का एक जंगली आवेग महसूस हुआ, सिर्फ उसे तुरंत बर्खास्त करने के लिए। लेकिन वह रुक गया। अगर नायेली उसे $10 के टॉम फोर्ड सूट में देखती
तो उसके लिए अपमान बहुत बड़ा होता। उसे पहले सच्चाई जाननी थी। उसे जानना था कि वह कहाँ जा रही थी। अपने पार्टनर से विदा लिए बिना, अपने वकील की पुकारों को अनदेखा करते हुए, जो रेस्टोरेंट में उसका नाम चिल्ला रहा था, हेक्टर तेजी से मुख्य निकास की ओर चला। खेल बदल गया था। अतीत अभी अभी उसके वर्तमान से टकराया था। मुंबई की रात गर्म और उमस भरी थी। हेक्टर लगभग दौड़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकला। वैले पार्किंग को उसकी कोयले जैसी काली बख्तरबंद एसयूवी लाने का शायद ही समय मिला। उसका निजी सुरक्षा चालक हमेशा की तरह पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। उतर जाओ रॉबर्टो, मैं आज ड्राइव करूंगा, हेक्टर ने रूखेपन से आदेश दिया। सुरक्षा गार्ड ने उलझन में पलकें झपकाईं। हेक्टर कभी ड्राइव नहीं करता था, लेकिन श्री विलालोबोस, सुरक्षा प्रोटोकॉल, अब मेरी एसयूवी से उतर जाओ, हेक्टर गरजा। ड्राइवर तुरंत मान गया। हेक्टर ड्राइवर की सीट पर बैठा, वाट इंजन को एक धीमी दहाड़ के साथ स्टार्ट किया और अचानक तेजी से बढ़ा। सुनहरी रोशनी और मुख्य बुलेवार्ड की लग्जरी दुकानों को पीछे छोड़ दिया। उसने स्टीयरिंग व्हील को रेस्टोरेंट के पीछे की गली की ओर घुमाया। वह ठीक समय पर पहुंचा। एक टूटी हुई लालटेन की टिमटिमाती रोशनी के नीचे उसने नायेली को सर्विस डोर से बाहर निकलते देखा। वह तेजी से चल रही थी, अपने कंधे झुकाए हुए 2 बड़े प्लास्टिक बैग के वजन से। उसके पास कोई पर्स या जैकेट नहीं थी, केवल वह घिसी हुई यूनिफॉर्म और फटे हुए स्नीकर्स थे जो गीले डामर पर आवाज कर रहे थे। हेक्टर ने एसयूवी की लाइटें बंद कर दी। 50 मीटर की सुरक्षित दूरी पर वह उसका पीछा करने लगा। यात्रा एक खामोश यातना थी। नायेली 5 ब्लॉक तक चली, जब तक वह एक जंग लगे और बर्बरता से ग्रस्त बस स्टॉप पर नहीं पहुंची। हेक्टर ने एसयूवी को कोने पर अंधेरे में छिपाकर रोका। उसने उसे अंधेरे में खुद को गले लगाते देखा। उसने उसे अपने पारदर्शी प्लास्टिक बैग के अंदर झांकते हुए देखा। हेक्टर ने बेहतर देखने के लिए आंखें सिकोड़ी। गुजरती कारों की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने उस कचरे में कुछ अजीब देखा जिसे नायेली ने इकट्ठा किया था। वह सिर्फ खाने के अवशेष नहीं थे। दूसरे बैग में कुचले हुए कार्डबोर्ड बक्से, खाली कांच की बोतलें और जो लग रहे थे वे कोने की फार्मेसी के रिसाइकलिंग बिन से बचाई गई ईव ड्रिप की ट्यूबें थीं। एक पूर्व कुलीन नर्स मेडिकल कचरे के साथ क्या कर रही थी। एक पुरानी शहर की बस अपने एग्जॉस्ट से काले धुएं का बादल छोड़ती हुई स्टॉप के सामने चीखती हुई रुकी। नायेली बैग घसीटते हुए ऊपर चढ़ गई। हेक्टर ने एक्सीलरेटर दबाया। विशाल बख्तरबंद एसयूवी टूटे फूटे सार्वजनिक परिवहन का पीछा करने लगी। परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। उन्होंने रोशन गगनचुंबी इमारतों, सशस्त्र गार्डों वाली हवेलियों और साफ सुथरे बुलेवार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। बस परिधि की खड़ी सड़कों पर चढ़ने लगी। डामर गायब हो गया, जिसकी जगह मिट्टी, गहरे गड्ढे और भूखे आवारा कुत्ते कूड़ेदान में खोदते हुए दिखाई दिए। हेक्टर को गले में गांठ महसूस हुई। विपरीतता क्रूर थी। वह मिस्र के रेशम की चादरों में सोता था। जिस महिला से उसने शाश्वत प्रेम की कसम खाई थी, वह रात में पूर्ण गरीबी की ओर यात्रा कर रही थी। बस आखिरकार कॉलोनी के सबसे ऊंचे और सबसे अंधेरे हिस्से में रुक गई। पहाड़ी की ढलान पर एक दूसरे पर ढेर किए गए आधे अधूरे बने घरों का एक भूल भुलैया। दीवारें टूटी हुई, बिना पेंट की ईंटों की थीं। छतें साधारण जंग लगी धातु की चादरें थीं, जो पुरानी टायरों से टिकी थीं ताकि हवा उन्हें उड़ा न ले जाए। नायेली बस से नीचे उतरी। हेक्टर की एसयूवी के लिए गली बहुत संकरी और खड़ी थी। उसने इंजन बंद कर दिया, दरवाजा अनलॉक किया। वह जानता था कि वह सभी सुरक्षा नियमों को तोड़ रहा था। आधी रात को उस मोहल्ले में अकेले टहलते हुए कलाई पर पाटेक फिलिप घड़ी वाला आदमी एक चलता फिरता निशाना था। लेकिन उस पल उसके मन में कोई डर नहीं था। केवल यह जानने की बेताब आवश्यकता थी कि नायेली का क्या हुआ था। वह अपने इतालवी जूतों से गीली मिट्टी पर कदम रखता हुआ वाहन से बाहर निकला। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और पैदल उसका पीछा करने लगा, दूरी बनाए रखते हुए अधूरी दीवारों की छाया में चिपका हुआ। हवा में नमी, जली हुई लकड़ी और नाले की गंध भर गई थी। हेक्टर की सांस भारी थी। उसने नायेली की परछाई को खड़ी ढलान पर मुश्किल से चलते हुए देखा। कभी कभी सांस लेने के लिए रुकती हुई। बोरी ढोने के प्रयास से उसके घुटने कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके कदमों में एक तात्कालिकता थी, एक प्रचंड दृढ़ संकल्प। आखिरकार नायेली पूरे ब्लॉक में सबसे अस्थिर घर के सामने रुक गई। यह एक छोटी सी संरचना थी जो जमीन में लगभग धंसी हुई थी। दरवाजा बस एक डेंट वाली धातु की चादर थी जो एक पतली चेन से सुरक्षित थी। दरवाजे की दरारों से एक गर्म, पीली और बहुत हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। हेक्टर कंक्रीट ब्लॉक की दीवार के पीछे केवल 10 मीटर की दूरी पर छिप गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
कि उसके सीने में दर्द हो रहा था। उसने नायली को देखा। उसने बोरियां जमीन पर रख दी। उसने जल्दबाजी में पीले दस्ताने उतारे, एक जंग लगी चाबी ताले में डाली और भारी धातु का दरवाजा धकेला। दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला। हेक्टर ने अपनी सांस रोक ली। वह अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलने वाला था। वह उसका नाम चिल्लाने वाला था। वह एक चेक निकालने वाला था। वह उसे इस नरक से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने वाला था। वह तुरंत एक कदम आगे बढ़ा, बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी कुछ ने उसे पूरी तरह से लकवा मार दिया। घर के अंदर की गर्म रोशनी ने नायली के चेहरे को नहला दिया, जिससे एक अचानक मुस्कान, एक शुद्ध और बेताब प्यार से भरी मुस्कान सामने आई, जिसने उसके चेहरे से सारी थकान मिटा दी। मैं आ गई मेरे प्यार, नायली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई लेकिन मधुर थी। उस अस्थिर घर के अंदर के अंधेरे से कुछ छोटे नंगे पैर दरवाजे की ओर दौड़े। हेक्टर जम गया। उसकी आंखें बेतहाशा खुल गईं। आतंक और विस्मय की एक सिहरन उसकी रीढ़ से गुजर गई। उसे कीचड़ भरे जमीन पर चिपका दिया। दरवाजे की दहलीज पर नायली के पतलून के पैर को पकड़े हुए एक बच्चा दिखाई दिया। वह लगभग 4 साल का था। उसने एक ग्रे टी शर्ट पहनी थी जो उसके पतले छोटे शरीर के लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन यह बच्चे की गरीबी नहीं थी जिसने हेक्टर की सांस रोक दी। यह उसका चेहरा था। उस टिन के घर की मंद रोशनी में हेक्टर ने अपनी ही आंखें देखीं, अपनी ही नाक देखी, वही काले और विद्रोही बाल देखे जो उसकी जवानी में थे। बच्चे ने जोर से खांसा, एक सूखी और बीमार आवाज जो गली की खामोशी में गूंज उठी, इससे पहले कि उसने नायली की ओर देखा। मम्मी, मेरी दवाई लाई हो? छोटे बच्चे ने एक कमजोर और थकी हुई आवाज में पूछा। हेक्टर एक कदम पीछे हट गया, कंक्रीट की दीवार से जोर से टकराया। इस झटके से उसकी सांस रुक गई। उसने अपने कांपते हुए हाथ से अपना मुंह ढंक लिया। शुद्ध आतंक और एहसास की चीख को रोकने की कोशिश की जो उसके गले को फाड़ने की धमकी दे रही थी। 5 साल, उसने उसे ठीक 5 साल पहले छोड़ दिया था। करोड़पति, वह आदमी जो फार्मास्यूटिकल बाजार में जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था, ठंडी मिट्टी पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरी दुनिया उसके कंधों पर ढह गई। वह बीमार बच्चा, पूर्ण गरीबी में छिपा हुआ, उसका बेटा था। ठंडी मिट्टी हेक्टर के इतालवी ऊनी पतलून को भिगो रही थी, लेकिन उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसे अपने दिल की अपनी पसलियों के खिलाफ हिंसक धड़कन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अंधेरे में घुटनों के बल उसके हाथ मुंबई की झुग्गी झोपड़ी की गीली मिट्टी में ढंसे हुए थे। वह 10 मीटर की दूरी पर अनफोल्डिंग दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जंग लगा धातु का दरवाजा अभी भी आधा खुला था। पीली रोशनी उस महिला की आकृति को काट रही थी जिसे उसने बचाने की कसम खाई थी, और उस बच्चे की जिसे वह जानता भी नहीं था। हाँ मेरे प्यार, मम्मी दवाई लाई है, नायली ने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो मजबूत लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थकान से टूट रही थी। ध्रुव फिर से खांसा। यह सामान्य सर्दी की खांसी नहीं थी। यह एक गहरी, गीली और दिल दहला देने वाली आवाज थी जिससे छोटा शरीर पूरी तरह से झुक जाता था। नायली ने तुरंत कूड़े के बैग गिरा दिए, अपने घर के कॉम्पैक्ट मिट्टी के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। हेक्टर ने अपने कीचड़सने हाथ से अपना मुंह दबाते हुए एक सिसकी भरी। ध्रुव की आंखें, उसकी आंखें थीं, उसके झबड़े का आकार, काले और घने बाल। यह खुद को अतीत के दर्पण में देखने जैसा था, लेकिन कमजोर, कुपोषित और पूर्ण गरीबी में रहते हुए। मेरे सीने में दर्द है मम्मी, बच्चे ने नायली की गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए बुदबुदाया। अब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, अब ठीक हो जाएगा। देखो मैं क्या लाई हूं। अपनी छिपने की जगह से हेक्टर ने ध्यान से देखा। उसने देखा कि नायली कांपते हुए लेकिन कुशल हाथों से प्लास्टिक बैग खोला जिसे उसने रेस्टोरेंट से निकाला था। उसने खाना नहीं निकाला, उसने खाली कांच की बोतलें और प्लास्टिक की नलिकाएं निकाली जिन्हें उसने फार्मेसी के कंटेनर से बचाया था। हेक्टर, फार्मास्यूटिकल उद्योग का टाइटन, वह आदमी जिसने आधे देश के स्वास्थ्य की कीमत तय की थी, हॉरिफाइड होकर देखा कि क्या हो रहा था। नायली ने बोतलें एक छोटी लंगड़ी लकड़ी की मेज पर रखीं। शराब की एक बोतल, नई सिरिंज जो उसने अपनी थोड़ी सी टिप से खरीदी थी, निकाली और नैदानिक सटीकता के साथ इस्तेमाल की गई नलिकाओं को धोना और स्टरलाइज करना शुरू कर दिया। फिर उसने 3 खाली बोतलें लीं। एक पतली सुई से उसने उनमें से प्रत्येक की अंतिम अवशिष्ट बूंदें निकालीं। मुख्य सिरिंज में मुश्किल से 1 मिलीलीटर पारदर्शी तरल इकट्ठा किया। हेक्टर ने दूर से भी बोतलों का लेबल पहचान लिया। यह श्वास कवच भी था, गंभीर श्वसन समस्याओं के लिए एक अत्याधुनिक बाल चिकित्सा दवा, एक दवा जिसे उसकी अपनी कंपनी बनाती है, एक दवा जिसकी कीमत उसने पिछले साल जर्मन विलय से पहले
लाभ मार्जिन को अधिकतम करने के लिए खुद ही 3 गुना कर दी थी। 1. इलाज, जिसकी कीमत 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक थी। नायली, एक होनहार और सम्मानजनक नर्स, अपनी आजादी को दांव पर लगा रही थी। जैविक कचरे में खुरच कर अमीरों द्वारा फेंकी गई एम्पुलों के अवशेष निकाल रही थी, केवल अपने बेटे को जीवित रखने के लिए। हेक्टर के बेटे को। आओ, यहां बैठो चैंपियन, उसने उससे कहा। उसे एक तात्कालिक घर का नेबुलाइजर बनाकर दिया जो सीरिंज से जुड़ा था। बच्चे ने बिना शिकायत किए आज्ञा का पालन किया। आदत हो चुकी थी। जब पुरानी मशीन भिन भिनाने लगी, ध्रुव के फेफड़ों में बचाई गई दवा पंप करने लगी, तो नायली बिना पेंट की ईंट की दीवार से टिक गई। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी रात में पहली बार एक अकेली आंसू बहाया जो उसके गंदे गाल पर लुढ़क गया। हेक्टर चिल्लाना चाहता था, उठना चाहता था, उस टिन के दरवाजे को लात मारना चाहता था, अपनी चेकबुक निकालना चाहता था और उस रात पूरे अस्पताल को खरीदना चाहता था। वह उस बच्चे को गले लगाना चाहता था और तब तक उससे माफी मांगना चाहता था जब तक उसकी आवाज नहीं चली जाती। वह कंक्रीट की दीवार से टिका, छाया से बाहर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन वह रुक गया। वह क्या कहने वाला था? नमस्ते नायली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले एक साम्राज्य की वारिस के लिए छोड़ दिया था, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह अपने घर में एक ऐसे सूट में घुसने वाला था जिसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा थी, जो वह 5 साल तक टेबल साफ करके कमाती थी। वह भाग जाती या इससे भी बुरा, उसे लात मार देती, और उचित ही नहीं। हेक्टर एक कदम पीछे अंधेरे में चला गया। धातु का दरवाजा अंदर से धीरे धीरे एक धातु की चरमराहट के साथ बंद हो गया, प्रकाश की किरण को काट दिया और उसे गली के ठंडे और नम अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। उसे कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसे समझदारी से करना था। नायली की गरीबी का कोई मतलब नहीं था। वह अपनी पीढ़ी की सबसे अच्छी नर्स थी। उसे सबसे अच्छे निजी अस्पतालों में बुलाया जाता था। रेस्टोरेंट में झूठा खाना साफ करना केवल बदकिस्मती का परिणाम नहीं था, यह एक सांख्यिकीय असंभवता थी। किसी ने उसे तबाह कर दिया था और हेक्टर यह पता लगाने वाला था कि कौन। वह अपनी बख्तरबंद एसयूवी की ओर वापस चला। उसके इतालवी जूते बर्बाद हो गए थे, उसका सूट कीचड़ से सना था, लेकिन उसका दिमाग जानलेवा गति से काम कर रहा था। उसने वाट इंजन स्टार्ट किया। दहाड़ ने भोर की खामोशी तोड़ दी। उसने अपने कंपार्टमेंट से अपना सैटेलाइट फोन निकाला और एक एनक्रिप्टेड नंबर डायल किया। 2 बार बजा। बताइए श्रीवर्धन। दूसरी ओर की आवाज कर्कश, पेशेवर और नींद के निशान के बिना थी। भले ही सुबह के 3 बज रहे थे। राजपूत, मुझे सब कुछ चाहिए, बिल्कुल सब कुछ। किसके बारे में? सर, नायली शर्मा, फोर्टिस अस्पताल की पूर्व नर्स। मैं जानना चाहता हूं कि वह पिछले 5 साल से कहां थी। उसने कहां काम किया, किसने उसे नौकरी पर रखा, किसने उसे निकाल दिया, उसके बैंक खाते, उसके मेडिकल रिकॉर्ड। मैं जानना चाहता हूं कि उसे कौन रोटी बेचता है और कौन उसका पानी का बिल लेता है। मुझे यह सब सुबह 7 बजे तक मेरी मेज पर चाहिए। और राजपूत, हाँ सर, अगर तुम्हें पता चलता है कि किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे उस व्यक्ति का नाम लाल अक्षरों में चाहिए। मुंबई का सूरजवर्धन कॉरपोरेट के विशाल कांच के झर्रोखों से टकरा रहा था, लेकिन 40वीं मंजिल पर मुख्य कार्यालय में भीषण ठंड थी। हेक्टर एक पल भी नहीं सोया था। वह रात के गंदे सूट में, अभी भी वही सूट पहने हुए, अपने पैरों पर शहर को देखते हुए खिड़की के सामने खड़ा था। सागौन की लकड़ी का दरवाजा उसकी पीठ के पीछे बिना खटखटाए खुला। इग्नासियो राजपूत, एक पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी जो अब भारतीय अभिजात वर्ग के सबसे क्रूर निजी जासूस के रूप में काम करता था, कार्यालय में दाखिल हुआ। वह एक काला कठोर चमड़े का ब्रीफ केस ले जा रहा था। उसने अपने बॉस के बेतरतीब लुक के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस टेम्पर्ड ग्लास डेस्क तक चला और एक मोटी फाइल गिरा दी। कार्यालय की खामोशी में आवाज एक गोली की तरह गूंज उठी। इसे खोदना मुश्किल था। श्रीवर्धन, राजपूत ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। किसी ने इस महिला को नक्शे से मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया। वे उसे मारना नहीं चाहते थे, वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह जीवित न रह सके। हेक्टर धीरे धीरे घूमा, उसकी आंखें लाल थीं। वह डेस्क तक चला और फाइल खोली। पहला पृष्ठ 5 साल पहले ली गई नायली की एक तस्वीर थी। वह अपनी बेदाग सफेद वर्दी में मुस्कुरा रही थी। दूसरा पृष्ठ कल ली गई एक तस्वीर थी। नायली कूड़े के बैग ले जाती हुई रेस्टोरेंट के सर्विस गली से बाहर निकल रही थी। विपरीतता सीने में सीधा वार थी। समझाओ, हेक्टर ने अपनी कर्कश आवाज में आदेश दिया। नायली शर्मा ने अपना करियर नहीं छोड़ा। सर, उसे अयोग्य ठहराया गया था।
ठीक 4 साल और 11 महीने पहले हेक्टर ने तुरंत मानसिक गणना की। 1 महीने बाद जब उसने उसे छोड़ दिया था और अपने पारिवारिक व्यवसायों के विलय को मजबूत करने के लिए अवंतिका से शादी कर ली थी। क्यों? उसने न्यायिक मुहरों और नोटरीकृत दस्तावेजों से भरे पन्नों को पलटते हुए जानना चाहा। उस पर फोर्टिस अस्पताल के अंदर गंभीर चिकित्सा लापरवाही और नशीले पदार्थों की चोरी का आरोप लगाया गया था। आरोप क्रूर थे। रिकॉर्ड के अनुसार उसने काले बाजार में बेचने के लिए इन्वेंट्री से मॉर्फिन और बहुत महंगी बाल चिकित्सा दवाएं चुराईं। उसने रिकॉर्ड में हेरफेर किया, मरीजों के जीवन को खतरे में डाला। हेक्टर ने इतनी जोर से डेस्क के शीशे पर मुक्का मारा कि संरचना चरमराहट के साथ टूट गई। यह झूठ है। वह एक अनियंत्रित क्रोध के साथ शब्दों को थूकते हुए गरजा। नायली ऐसा कभी नहीं करेगी। उसकी पेशा उसकी जिंदगी थी। वह एक मरीज से एक गोली चुराने के बजाय भूखे मरना पसंद करेगी। यह एक साजिश है। मैं जानता हूं सर, राजपूत ने नैदानिक ठंडक के साथ जवाब दिया, क्रोध के विस्फोट से अप्रभावित। और मेडिकल बोर्ड भी जानता था। उस समय कोई निर्णायक सबूत नहीं था। वे मामले को खारिज करने वाले थे। लेकिन तभी किसी ने हस्तक्षेप किया। हेक्टर लकवाग्रस्त हो गया। एक ठंडी पसीने की बूंद उसकी गर्दन के पीछे लुढ़क गई। उसने जासूस की ओर देखा। कौन? राजपूत ने अपना हाथ बढ़ाया, फाइल के नीचे से एक दस्तावेज निकाला और उसे डेस्क पर खिसका दिया। यह 3 मिलियन रुपये का एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण था जो फोर्टिस अस्पताल के निदेशक के व्यक्तिगत खाते में भेजा गया था। उसी दिन जब नायली का मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया था। पैसे भेजने वाले का नाम बैंक के शीर्षलेख पर स्पष्ट रूप से छपा था, सिंघानिया फैमिली ट्रस्ट। हेक्टर के फेफड़ों से हवा निकल गई। उसके चारों ओर दुनिया तेजी से घूमने लगी। सिंघानिया, उसकी पत्नी का मायके का नाम। अवंतिका, उसकी वर्तमान पत्नी श्रीमती अवंतिका सिंघानिया वर्धन उस समय उस ट्रस्ट का प्रबंधन करती थीं। राजपूत ने ऐसे जारी रखा जैसे वह मौसम पड़ रहा हो, लेकिन यह सब नहीं है। श्रीमती शर्मा ने सरकारी अस्पतालों, छोटी क्लिनिकों, यहां तक कि मोहल्ले की फार्मेसियों में भी नौकरी खोजने की कोशिश की। हर बार जब उसे एक साक्षात्कार मिलता तो सिंघानिया परिवार का कानूनी फर्म एक पत्र भेजता था जिसमें किसी भी क्लिनिक को लाखों रुपये के मुकदमों की धमकी दी जाती थी जो उसे नौकरी पर रखने की हिम्मत करता। हेक्टर अपनी चमड़े की कुर्सी पर गिर गया। रिपोर्ट एक निष्पादन का कार्य था। अवंतिका ने उसे सिर्फ बर्खास्त नहीं किया था, उसने उसे व्यवस्थित रूप से शिकार किया था। हर दरवाजा बंद कर दिया था, हर अवसर को बंद कर दिया था। उसे तब तक सफोकेटेड किया जब तक देश की सबसे अच्छी नर्सों में से एक के लिए एकमात्र विकल्प यह नहीं बचा कि वह भूखे न मरने के लिए रेस्टोरेंट में कचरा उठाए। क्यों? हेक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे लगा कि उसका गला बंद हो रहा है। इतना क्यों सताया? अवंतिका पहले ही जीत चुकी थी। मैंने उससे शादी कर ली। वह पूरा फार्मास्यूटिकल साम्राज्य एक हो गया। नायली ने कभी हमें नहीं ढूंढा। उसे ऐसे क्यों तबाह किया? राजपूत कुछ देर चुप रहा। उसका आमतौर पर पत्थर जैसा चेहरा सच्ची करुणा की एक चमक दिखाया। उसने रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ पलट दिया। यह 4.5 साल पहले की एक छोटी परिधीय क्लिनिक का एक आपातकालीन मेडिकल रिकॉर्ड था, एक जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि जब आपने उसे छोड़ा था श्रीवर्धन, तब श्रीमती शर्मा अकेली नहीं थीं। राजपूत ने बहुत धीमी आवाज में कहा। श्रीमती अवंतिका ने वह खोज लिया था जिसे आप स्पष्ट रूप से अनदेखा कर रहे थे। नायली शर्मा गर्भवती थी और सिंघानिया परिवार कभी भी एक नाजायज बच्चे को विरासत और फार्मास्यूटिकल एकाधिकार के पूर्ण नियंत्रण को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देने वाला था जो वे आपके साथ बना रहे थे। 40वीं मंजिल पर पूर्ण खामोशी थी, बहरा कर देने वाली। हेक्टर ने कांपते हाथों से जन्म प्रमाण पत्र लिया। वहां काले स्याही में छपा था, नवजात का नाम ध्रुव शर्मा। पिता के नाम का कॉलम दर्दनाक रूप से खाली था। हेक्टर ने आंखें बंद कर लीं और अंधेरे में मिट्टी के फर्श वाले घर में कचरे से बने तात्कालिक नेबुलाइजर का उपयोग करते हुए ध्रुव के खांसने की छव्वे उसे एक मालगाड़ी की ताकत से टकराई। उसका बेटा उस पूरे कांच और इस्पात के साम्राज्य का वैध वारिस जहां वह बैठा था, उसकी पत्नी जानती थी। उसकी पत्नी ने उस महिला की गरीबी को वित्त पोषित किया था जिससे वह प्यार करता था, अपने ही बेटे को जिंदा दफनाने के लिए। हेक्टर ने आंखें खोली। वह लकवाग्रस्त अपराधबोध जो उसे रात भर सता रहा था पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बजाय एक काला आग, एक हथियारा और गणनात्मक क्रोध उसके शरीर की हर कोशिका पर हावी हो गया। वह खड़ा हो गया। उसकी मुद्रा बदल गई। वह अब हारा हुआ व्यवसायी नहीं था, वह एक शिकारी था जो अपने ही साम्राज्य को नष्ट करने वाला था। राजपूत।
हेक्टर ने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि नरक भी जम जाएगा। सर, मेरी सभी बैठकें रद्द करें, अवंतिका के साथ साझा किए गए मेरे व्यक्तिगत बैंक खातों को फ्रीज करें, क्रेडिट कार्ड तक उसकी पहुंच को ब्लॉक करें और तुरंत संपत्तियों से उसका नाम हटा दें। सर, इससे आज ही सिंघानिया परिवार के साथ एक कानूनी युद्ध छिड़ जाएगा। कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। गिरने दो। हेक्टर ने अपने कीचड़ ने सूट का बटन बंद करते हुए पूर्ण शांति से कहा, मैं उस परिवार को आधी रात से पहले सड़क पर देखना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कंपनी को नींव तक जला दूंगा। हेक्टर ने डेस्क से अपनी एसयूवी की चाबियां लीं और दृढ़ कदमों से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर चला। आप कहां जा रहे हैं, सर? राजपूत ने पूछा। हेक्टर दरवाजे के फ्रेम में रुक गया। उसकी आंखों में एक प्रचंड और खतरनाक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। एक रेस्टोरेंट मैनेजर को ढूंढने और फिर अपने परिवार को वापस पाने के लिए वाट इंजन की दहाड़ वित्तीय जिले की कांच की दीवारों से टकराई। हेक्टर वर्धन एक ऐसे व्यक्ति की तरह ड्राइव कर रहा था जिस पर भूत सवार हो। उसने सैन पेड्रो गर्जा गार्सिया की विशेष सड़कों को पार किया, ट्रैफिक लाइट और गति सीमा को अनदेखा किया। भारी बख्तरबंद एसयूवी के टायर रेस्टोरेंट के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अचानक ब्रेक लगाने पर हिंसक रूप से चीख उठे। उसने वैले पार्किंग का इंतजार नहीं किया। उसने वाहन को चालू छोड़ दिया, लग्जरी कारों के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और सागौन के भारी दरवाजों को इतनी जोर से धकेला कि शीशे कांप उठे। रेस्टोरेंट दोपहर के भोजन के व्यस्त समय में था। कार्यकारी, राजनेता और उच्च समाज की महिलाएं टेबल भर रही थीं, लेकिन हेक्टर ने उनमें से किसी को नहीं देखा। उसकी नजर शिकारी की तरह शिकार की तलाश में जगह को स्कैन कर रही थी और तभी उसने सुना। यह उस गलियारे से आ रहा था जो मुख्य हॉल को किचन से जोड़ता था। एक तेज आवाज जो तिरस्कार और अहंकार से भरी थी। मैंने तुमसे कहा था कि टेरेस की टेबल इस कपड़े से साफ नहीं की जाती। बेवकूफ, मैनेजर, एक गहरे ग्रे सूट वाला और गुस्से से लाल चेहरे वाला आदमी चिल्ला रहा था। जरा खुद को देखो, तुम घिनौनी लगती हो, तुम्हें सड़क की बदबू आती है, ग्राहक तुम्हारे रूप रंग की शिकायत कर रहे हैं। हेक्टर लंबे और भारी कदमों से गलियारे की ओर चला। उसके नसों में खून खौल रहा था। मोड़ मुड़ते ही दृश्य उसे एक सीमेंट ब्लॉक की तरह लगा। नायली किचन की स्टेनलेस स्टील की दीवार से सटी हुई थी। उसने वही घिसी हुई वर्दी पहन रखी थी। गंदे बर्तनों से भरी एक भारी ट्रे पकड़े हुए थी। वह अपनी नजर जमीन पर टिकाए हुए थी। अपमानजनक चुप्पी में गाली गलौज सहन कर रही थी। रोने से बचने के लिए दांत पीस रही थी। मैनेजर ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर धमकी भरे अंदाज में उठाई। अगर मैंने तुम्हें फिर से जूठन का एक भी टुकड़ा अपनी ओर रखते देखा तो तुम निकल जाओगी और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इस शहर में टॉयलेट साफ करने की भी नौकरी न मिले। सुना, कचरे? मैनेजर सांस लेने से पहले ही हेक्टर का हाथ उसके सूट के गले पर बंद हो गया। एक क्रूर और निर्मम हरकत से हेक्टर ने आदमी को पीछे खींचा, उसे नायली के व्यक्तिगत स्थान से फाड़ दिया और उसे एक औद्योगिक रेफ्रिजरेटर के धातु के दरवाजे से एक भयानक ताकत से टकराया। पूरे किचन में टक्कर की आवाजें गूंज उठी। पैन की आवाजें बंद हो गईं। रसोइये अपनी जगहों पर जम गए। मैनेजर हांफा। देश के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक के चेहरे को पहचानकर डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब वह एक उग्र जानवर में बदल गया था। सर, श्रीवर्धन, मैनेजर ने कांपते हुए कहा। उस लोहे की पकड़ से खुद को छुड़ाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था जिससे उसकी सांस रुक रही थी। हेक्टर नहीं चिल्लाया। उसकी आवाज नीची, कर्कश निकली। मृत्यु की इतनी वास्तविक धमकी से कांप रही थी कि किचन में हवा भारी हो गई। उसे फिर से गाली दो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। उसे एक भी शब्द फिर से कहो। मैं। बस। वह एक कर्मचारी है। आदमी ने कांपते हुए बहाना बनाने की कोशिश की। वह तुम्हारी कर्मचारी थी। हेक्टर ने उसकी बात काटते हुए अपनी पकड़ कस ली जब तक मैनेजर का चेहरा बैंगनी होने लगा। मैंने पूरी इमारत खरीद ली है, इस रेस्टोरेंट सहित। तुम्हारे पास मेरी संपत्ति से निकलने के लिए ठीक 3 मिनट हैं, इससे पहले कि मैं अपनी सुरक्षा टीम को बुलाऊं और वे तुम्हें कचरे की गली से घसीट कर बाहर निकालें। और मेरा विश्वास करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी दयनीय जिंदगी में एक भी ढाबे का प्रबंधन फिर कभी न करो। निकल जाओ। हेक्टर ने उसे एक हिंसक धक्का देकर छोड़ दिया। मैनेजर लड़खड़ाया, घुटनों के बल गिर पड़ा, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और एक लाश की तरह पीला होकर आपातकालीन निकास की ओर भागा। किचन में पूर्ण खामोशी थी। कोई सांस नहीं ले रहा था। हेक्टर धीरे धीरे घूमा। उसका सीना तेज धड़क रहा था। जिस महिला को उसने अभी अभी बचाया था, उसकी राहत भरी नजर देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन नायली उसे कृतज्ञता से नहीं देख रही थी।
गंदे बर्तनों की ट्रे जमीन पर गिर गई थी। चीनी मिट्टी के बर्तन के 1000 टुकड़े हो गए थे। नायली उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, लेकिन उनमें कोई आश्चर्य नहीं था, केवल एक शुद्ध, आदिम और आंतरिक आतंक था। वह एक कदम पीछे हटी। टूटे हुए शीशे पर कदम रखते हुए उसे परवाह नहीं थी। उसकी सांस तेज, अनियमित थी। नायली, हेक्टर ने फुसफुसाते हुए एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, एक कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। उसने 1 सेकंड पहले जो सारी शक्ति और क्रोध दिखाया था वह पूरी तरह से गायब हो गया। नायली, कृपया नहीं। उसके होठों से केवल यही निकला। घबराहट से भरी एक अस्वीकृति। वह मुड़ी और भागी। उसने सर्विस एग्जिट के भारी डबल दरवाजों को धकेला और पीछे की गली की ओर भाग गई। नायली, रुको! हेक्टर उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया। दोपहर का कठोर सूरज गली के डामर पर पड़ रहा था। हवा में कूड़े और नमी की गंध भर रहा था। हेक्टर चकाचौंध करने वाली रोशनी में बाहर निकला और उसे कुछ मीटर दूर देखा। अपनी पुरानी साइकिल के जंग लगे ताले को खोलने की बेताबी से कोशिश कर रही थी। हेक्टर 3 छलांग में उसके पास पहुंचा। उसने उसके हाथ को कोमलता से पकड़ा। उसे तोड़ने से डरा हुआ था। मुझे छोड़ दो, नायली ने एक दिल दहला देने वाली ताकत से चिल्लाया। वह एक फंसी हुई शेरनी के क्रोध के साथ मुड़ी और अपने दोनों हाथों से उसे सीने पर धक्का दिया। अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हेक्टर पीछे लड़खड़ाया। उसकी प्रतिक्रिया की हिंसा से हैरान था। मुझे मत छुओ, मुझे छूने की हिम्मत मत करो सर। वह पसीने से सने गालों पर बहते हुए क्रोध और निराशा के आंसुओं के साथ चिल्ला रही थी। तुम यहां क्यों आए थे? मुझे अपमानित करने के लिए? यह देखने के लिए कि मैं कैसे रेंगती हूं? तुमने देख लिया कि मैं क्या बन गई हूं। अब जाओ। नायली, मेरी बात सुनो। भगवान के लिए, मुझे सब पता है। मैं कल रात तुम्हारे घर गया था। मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने बच्चे को देखा। ये शब्द बंदूक की गोली की तरह थे। नायली पूरी तरह से जम गई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसके पीले प्लास्टिक के दस्ताने वाले हाथ उसके बगल में गिर गए, अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा लगा कि उसके फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच रही थी। मैंने देखा, नायली, हेक्टर ने अपनी टूटी हुई आवाज में जारी रखा। उसकी आंखों में शुद्ध पीड़ा के आंसू बन रहे थे। एक सतर्क कदम उसकी ओर बढ़ाया। मैंने देखा कि तुम सीरिंज से क्या करती हो। मैंने देखा कि तुम कौन सी दवा निकालती हो। मैंने देखा कि मेरी अपनी कंपनी उस बच्चे की जान पर कीमत वसूल रही है। मुझे मेडिकल अयोग्यता के बारे में पता है। मुझे फोर्टिस इस्टसान संद्रीसा अस्पताल के बारे में पता है। मुझे पता है कि यह अवंतिका थी। नायली ने आंखें बंद कर लीं और एक धीमी सिसकी भरी, जिससे हेक्टर का गला फट गया। उसने अपने गंदे हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया। गली की ईंट की दीवार के खिलाफ ढह गई। वह अब गुस्सैल शेरनी नहीं थी, वह एक टूटी हुई महिला थी। 5 साल से अकेले अंधेरे में लड़ते हुए एक युद्ध से हड्डी तक थक चुकी थी। हेक्टर उसके करीब आया, दूरी कम करते हुए, और उससे कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गया। वह उसे गले लगाना चाहता था, उसे दुनिया से छिपाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे यह अधिकार नहीं था। उसने उसके साथ जो किया था, उसके बाद नहीं। माफ करना, हेक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, और अपने पूरे वयस्क जीवन में पहली बार वह आदमी जो एक साम्राज्य को नियंत्रित करता था, किसी और के सामने रो पड़ा। ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं नायली। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें तबाह कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हारा लाइसेंस छीन लिया था। नायली ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी लाल और सूजी हुई आंखों ने उसे एक ठंडी और गहरी नफरत से देखा, जिसने हेक्टर के खून को जमा दिया। और तुम्हारे माफी का क्या फायदा, हेक्टर? उसने जहर भरी आवाज में कहा। तुम्हारी माफी मेरे बेटे की दवा नहीं खरीदती। तुम्हारी माफी उसका बुखार नहीं उतारती। तुम्हारी माफी उन रातों को नहीं मिटाती जब मुझे डर के मारे सड़क पर सोना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के गुंडे मेरा शिकार कर रहे थे। हेक्टर को लगा कि दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा है। कौन से गुंडे? उसने अपने पेट में खालीपन महसूस करते हुए पूछा। नायली, मुझे सच बताओ, वह बच्चा जिसे मैंने उस टिन के घर में देखा था। ध्रुव। गली में खामोशी असहनीय हो गई। केवल दूर के ट्रैफिक के शोर और दोनों की कटी कटी सांसों से टूट रही थी। नायली ने उसकी आंखों में देखा। उसका सीना हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, हेक्टर, उसने ऐसी स्पष्टता से कहा जो एक स्केल पेल की तरह काट रही थी, वह तुम्हारा है। शब्द गली की गर्म हवा में तैरते रहे, भारी और निर्णायक। वह तुम्हारा है। हेक्टर एक कदम पीछे लड़खड़ाया। उस महिला के अपने होठों से कही गई पुष्टि, जिससे वह प्यार करता था, एक विनाशकारी झटका था। उसके घुटने एक पल के लिए विफल हो गए। उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा,
अपनी अंधेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए उस त्रासदी की भयावहता को संसाधित करने में असमर्थ था जिसे उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ने बनाया था। एक बेटा, उसका 4 साल का एक बेटा था। एक बेटा जो एक खुली ईंट की दीवार और टिन की छत वाले घर में रहता था, जो जैविक कचरे से रिसाइकलिंग की गई दवाएं सांस लेता था, जबकि वह 40 मिलियन रुपये की हवेली में सोता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हेक्टर ने निराशा के कगार पर अपनी टूटी हुई आवाज में पूछा। तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? मैंने अवंतिका को छोड़ दिया होता, मैंने विलय रद्द कर दिया होता, मैं सब कुछ छोड़ देता सर, सब कुछ, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम गर्भवती हो। नायेली कड़वी हंसी हंसी, सूखी और किसी भी हास्य के निशान से रहित। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, उसने कहा। उसकी आंखें एक भयानक तीव्रता से उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, हेक्टर? वह दिन जब तुमने मुझे उस फैंसी कैफे में बुलाया था, यह कहने के लिए कि हमारा रोमांस तुम्हारे परिवार की कॉर्पोरेट योजनाओं में फिट नहीं बैठता। मैं अपने पर्स में प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर उस मुलाकात पर गई थी। मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे बोलने नहीं नछारी दिया। तुमने मुझे एक भावनात्मक निपटान चेक दिया और मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। याद ने हेक्टर को एक कोड़े की शारीरिक ताकत से मारा। उसकी जवानी का अहंकार, जिस ठंडक से उसने उसके पिता को यह साबित करने के लिए व्यवहार किया था कि वह एक निर्मम नेता हो सकता है, उसने उस पल में खुद से उतनी नफरत की जितनी उसने कभी किसी से नहीं की थी। फिर भी मैंने हफ्तों बाद तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। नायेली ने अपनी दबी हुई क्रोध से कांपती आवाज में जारी रखा। मैं तुम्हारे कार्यालय गई, मैं तुम्हारे कांच के कॉर्पोरेट मुख्यालय गई। गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और उसी शाम मुझे रोक लिया गया। हेक्टर ने अचानक सिर उठाया। आतंक उसकी आंखों में लौट आया। किसने तुम्हें रोका? नायेली ने खुद को गले लगा लिया, जैसे गली की दमघोंटू गर्मी अचानक बर्फ में बदल गई हो। उसकी नजर ईंटों की दीवार पर खो गई, उस दुःस्वप्न को फिर से जी रही थी जिसने उसे खाई में धकेल दिया था। तुम्हारी जैसी एक काली एसयूवी, बिना नंबर प्लेट के। उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में मेरी शिफ्ट खत्म होने पर मेरा रास्ता रोक लिया। सूट पहने 2 आदमी नीचे उतरे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पीछे बैठा लिया। हेक्टर की सांस रुक गई। उसकी मुट्ठी इतनी कस गई कि उसकी हड्डियां सफेद पड़ गईं। अवंतिका अंदर बैठी थी, नायेली ने कहा, और नाम का उच्चारण जहर की तरह थूका गया। उसने एक परफेक्ट डिजाइनर ड्रेस, डार्क ग्लासेस और एक मुस्कान पहनी थी जिससे मेरा पेट खराब हो गया था। उसे बच्चे के बारे में पता था। उसके पास एक निजी मेडिकल रिपोर्ट थी जिसे मैंने कभी अधिकृत नहीं किया था, और उसके पास एक हथियार था। हेक्टर का दिल रुक गया। एक आदमी ने मेरे हाथ पकड़े रहे। उसने अपनी आवाज कम करते हुए, याद के आतंक में फंसी हुई, जारी रखा। अवंतिका ने एक छोटी चांदी की पिस्तौल निकाली। उसने उसे सीधे मेरे पेट पर रख दिया, ठीक उसी जगह जहां मेरा बेटा बढ़ रहा था। तुम्हारा बेटा, हेक्टर। और उसने मेरी आंखों में देखा, अपनी आवाज बढ़ाए बिना। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने कभी तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, अगर मैंने कभी तुम्हारी दुनिया के पास सांस भी ली या यह बताया कि वह बेटा तुम्हारा है, तो वह मुझे नहीं मारेगी। उसने कहा कि वह बच्चे के जन्म का इंतजार करेगी और फिर उसे मेरे सामने डुबो देगी ताकि मैं उस छव्वे के साथ अपनी बाकी जिंदगी जी सकूं। एक कंठस्थ, गहरा और आदिम गुर्राहट हेक्टर के सीने से निकली। वह मानवीय नहीं थी। वह एक ऐसे आदमी की आवाज थी जिसकी आत्मा अभी अभी खंडित हुई थी। उसकी पत्नी की मानसिक छव्वे, नायेली के गर्भवती पेट पर बंदूक ताने हुए उसके खून को हथियारे नफरत से जला दिया। अवंतिका ने अगले ही महीने मेरा मेडिकल लाइसेंस छीन लिया। नायेली ने आगे बताया, अब आंसू स्वतंत्र रूप से बह रहे थे, लेकिन उसकी नजर नीचे नहीं झुकी थी। मुझ पर चोरी का आरोप लगाया गया। मुझे पेशे से निकाल दिया गया। जब मैंने एक सरकारी वकील खोजने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मकान मालिक को जान से मारने की धमकी दी और मुझे सड़क पर फेंक दिया। मुझे 8 महीने की गर्भवती होने पर एटीएम में सोना पड़ा। मुझे ध्रुव को पुलों के नीचे छिपाना पड़ा जब वह समय से पहले पैदा हुआ था। यह सब इसलिए क्योंकि सिंघानिया की वारिस नहीं चाहती थी कि नाजायज बच्चे कंपनी के नाम को दागदार करें। हेक्टर गली के गंदे फुटपाथ पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे अब अपने काफी समा फुटपाथ करें। सूट, अपनी स्थिति, अपने शापित गर्व की परवाह नहीं थी। उसने नायेली के पैरों को कसकर पकड़ा और अपना चेहरा उसके पतलून के घिसे हुए कपड़े में दबा लिया। पूरी तरह से हिलते हुए सिसकियां भर रहा था। माफ करना, माफ करना। हेक्टर पूरी तरह से टूट कर कराह रहा था। उसके फैसलों का वजन, स्वार्थ, अंधापन, सब कुछ उसे कुचल रहा था। नायेली ने उसे सहलाया नहीं, उसने उसे गले नहीं लगाया। वह कठोर रही, उस आदमी के कंधे के ऊपर से देख रही थी जो कभी उसके जीवन का प्यार था, अब गली के फर्श पर एक टूटा हुआ खोल बन गया था। मैंने अपना गर्व निगल लिया,
हेक्टर, उसने एक कब्रिस्तान जैसी ठंडक के साथ कहा। मैंने उन्हें मुझे रौंदने दिया। मैं टेबल साफ करती हूँ, कचरा उठाती हूँ, एक्सपायर्ड दवाएं निकालती हूँ, ताकि ध्रुव एक और दिन सांस ले सके। मैंने उसे जिंदा रखने के लिए नरक से समझौता किया, पहाड़ों में छिपा हुआ, जहां अवंतिका उसे ढूंढ नहीं सकती थी। नायली एक कदम पीछे हटी, हेक्टर को उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने उसे ऊपर से देखा, निर्मम। इसलिए मैं तुमसे जाने के लिए कह रही हूं। हेक्टर, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें कभी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। यहां तुम्हारी मौजूदगी मेरे बेटे के लिए मौत की सजा है। अगर अवंतिका को पता चला कि तुमने हमें ढूंढ लिया है तो वह अपना वादा पूरा करेगी, और मैं तुम्हें अपने बेटे को अपने संगमरमर के कब्रिस्तानों में दफनाने नहीं दूंगी। नायली मुड़ी, अपनी पुरानी साइकिल का हैंडल पकड़ा और तेजी से गली की ओर चलने लगी, उसे पीछे छोड़ते हुए। नायली, रुको। हेक्टर लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब उनमें एक ठंडी और घातक चमक थी, एक ऐसे आदमी की जो पूरी दुनिया को जलाने को तैयार था। मैं नहीं जाऊंगा, वह मेरा बेटा है, और मैं ध्रुव की जिंदगी की कसम खाता हूं कि मैं अवंतिका को तबाह कर दूंगा। मैं सिंघानिया परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। नायली गली के कोने पर रुकी, वह नहीं मुड़ी। उसने बस थोड़ा सा सिर घुमाकर अपने अंतिम शब्द कहे, ध्रुव के पास ज्यादा समय नहीं है। हेक्टर, एक्सपायर्ड दवा अब उस पर असर नहीं कर रही है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। अपनी करोड़पति की बदले की भावना अपने पास रखो। मैं बस चाहती हूं कि मेरा बेटा सांस ले, और बिना कुछ और कहे नायली शहर के पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के समुद्र में खो गई। हेक्टर को गली की छाया में अकेला छोड़ दिया। करोड़पति कुछ सेकंड के लिए लकवाग्रस्त हो गया। हताशा एक ठंडी और पूर्ण स्पष्टता में बदल गई। उसने अपने खराब सूट की अंदरूनी जेब से अपना सैटेलाइट फोन निकाला। स्क्रीन आंसुओं और धूल से सनी थी। उसने फिर से राजपूत, अपने खुफिया और सुरक्षा प्रमुख का नंबर डायल किया। राजपूत, हेक्टर ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे मेडिकल सुरक्षा की एक सामरिक टीम तैनात चाहिए, और सिंघानिया वर्धन फार्मास्यूटिकल्स के निदेशक मंडल से संपर्क करो। उन्हें बताओ कि अध्यक्ष ने आज रात हवेली में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। एजेंडा क्या है, सर? राजपूत ने अपने बॉस की जानलेवा तनावपूर्ण आवाज को भांपते हुए पूछा। हेक्टर ने गली के उस सिरे की ओर देखा जहां नायली गायब हो गई थी। पूर्ण युद्ध। वर्धन हवेली के लोहे के गेट चुपचाप खुले। बख्तरबंद एसयूवी पूरी गति से अंदर घुसी, मुख्य मार्ग की सफेद बजरी को कुचलती हुई, और इतालवी संगमरमर के फव्वारे से कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गई। हेक्टर इंजन पूरी तरह से बंद होने से पहले ही वाहन से बाहर निकल गया। उसने सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को नजरअंदाज किया जो उसे उलझन में देख रहे थे। उसका सूट, यूरोपीय सिलाई का एक उत्कृष्ट कृति, अभी भी झुग्गी झोपड़ी की कीचड़ और गली की धूल से सना हुआ था। उसके चमड़े के जूते लॉबी के बेदाग ग्रेनाइट फर्श पर गंदे निशान छोड़ रहे थे। वह सीधे मुख्य हॉल की ओर चला। अवंतिका सिंघानिया सफेद मखमली सोफे पर बैठी थी। उसने एक पन्ना हरे रंग की रेशमी पोशाक पहन रखी थी। अपने टैबलेट पर कला नीलामी की सूची देखते हुए एक क्रिस्टल शैंपेन का गिलास पकड़े हुए थी। क्रिस्टल झूमर की रोशनी उसके पूरी तरह से तराशे हुए ठंडे और अपरिवर्तनीय चेहरे को रोशन कर रही थी। भारी कदमों की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी तिरस्कार भरी अभिव्यक्ति तत्काल थी। हेक्टर, भगवान के लिए, तुम फारसी कालीन बर्बाद कर रहे हो। अवंतिका ने एक खींची हुई और नीरस आवाज में कहा, अपना गिलास छोड़े बिना भी नहीं। तुम कहां गायब हो गए थे? तुम्हें सड़क की बदबू आती है। नौकरानियों को बताओ कि इसे तुरंत साफ करें। हमारे पास 2 घंटे में राजदूत के साथ रात का खाना है। हेक्टर रुका नहीं। वह टेम्पर्ड ग्लास कॉफी टेबल तक चला और अपने जासूस द्वारा दी गई मोटी काली फाइल फेंक दी। इस झटके से अवंतिका का गिलास उछल गया और शैंपेन टेबल पर फैल गया। रात का खाना रद्द हो गया है, हेक्टर ने कहा। उसकी आवाज एक कंठस्थ फुसफुसाहट थी, किसी भी मानवीय भावना से रहित। यह एक जल्लाद की आवाज थी। अवंतिका ने फाइल को देखा, फिर हेक्टर को। उसने परेशान होकर आह भरी और टैबलेट एक तरफ रख दिया। यह क्या ड्रामा है हेक्टर? अगर यह जर्मन विलय के बारे में है तो मैंने अपने पिता से बात की है और हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि अध्यक्षता साझा की जाएगी। तुम इतनी देर में हंगामा नहीं करोगे? हेक्टर टेबल पर झुक गया। अपने दोनों कीचड़्स ने मुट्ठी को शीशे पर टिका दिया। अपना चेहरा उसके करीब ले आया। फाइल खोलो, अवंतिका। उसके पति का लहजा अलग था। यह कॉर्पोरेट तनाव नहीं था। उसकी आंखों में एक जानलेवा अंधेरा था जो अवंतिका ने कभी नहीं देखा था। एक सुंदर और धीमी हरकत से उसने काले कार्डबोर्ड का ढक्कन खोला। ध्रुव के जन्म प्रमाण पत्र की तस्वीर ठीक ऊपर थी।
और उसके बगल में उसके व्यक्तिगत ट्रस्ट से फोर्टिस अस्पताल के निदेशक को किए गए बैंक हस्तांतरण की प्रतियां थीं। विशाल हॉल में पूर्ण खामोशी थी। बाहर फव्वारे से पानी गिरने की आवाज बहरा कर देने वाली लग रही थी। हेक्टर ने अपनी पत्नी के चेहरे पर हर सूक्ष्म अभिव्यक्ति को देखा। उसने घबराहट की उम्मीद की थी, उसने इनकार की उम्मीद की थी, उसने झूठे आंसुओं की उम्मीद की थी, लेकिन अवंतिका सिंघानिया ने बस शांति से फाइल बंद कर दी। उसने अपनी उंगलियों पर फैले शैंपेन को पोंछने के लिए एक लिनन का नैपकिन लिया और सीधे उसकी आंखों में देखा। वाह, तुम्हें इसे खोजने में 5 साल लग गए। मुझे लगा था कि तुम्हारा सुरक्षा कुत्ता ज्यादा कुशल था। उसके शब्दों का निंदक एक बंदूक की गोली की तरह था। हेक्टर ने अपने जबड़े कस लिए जब तक उसके दांत किटकिटाने लगे। तुम मानती हो? हेक्टर ने गर्जा। उसे लगा कि उसके सिर में खून खौल रहा है। तुम मानती हो कि तुमने एक निर्दोष महिला की जिंदगी तबाह कर दी? तुम मानती हो कि तुमने मेरे बेटे की गर्भवती मां के पेट पर बंदूक रखी थी? अवंतिका अपनी रेशमी पोशाक को खींचते हुए खड़ी हो गई। वह पीछे नहीं हटी। तुम्हारा बेटा? वह एक सूखी, हास्यहीन हंसी हंसी। कृपया हेक्टर, वह नाजायज बच्चा कुछ भी नहीं है। यह एक कमजोर आदमी की गलती है जिसे पता नहीं था कि वह कहां खड़ा था। जब मेरे परिवार ने तुम्हारी दयनीय फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए अरबों का निवेश किया, हमने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि तुम एक भूखी नर्स के साथ घर घर खेलो। वह मेरा खून था। हेक्टर ने शीशे की मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि बीच में एक दरार आ गई। अवंतिका पलक नहीं झपकी। वह एक परजीवी था। उसने श्रेष्ठता से चमकती आंखों से कहा, एक ढीला छोर, कंपनी के शेयरों के लिए सीधा खतरा। अगर उस महिला ने मुंह खोला होता तो सार्वजनिक घोटाला विलय शुरू होने से पहले ही उसे डुबो देता। मैंने वही किया जो तुम करने की हिम्मत नहीं कर सके। मैंने तुम्हारी गंदगी साफ की। मैंने हमारे साम्राज्य की रक्षा की। तुम्हें मेरे घुटनों पर बैठकर मुझे धन्यवाद देना चाहिए। हेक्टर ने उसे देखा और शादी के 5 साल में पहली बार उसने उस असली राक्षस को देखा जिसके साथ वह बिस्तर साझा कर रहा था। बर्फ और लालच का एक राक्षस। तुम बीमार हो? हेक्टर ने धीरे धीरे सीधा होते हुए फुसफुसाया। विस्फोटक क्रोध एक कब्रिस्तान जैसी शांति से बदल गया। मैं व्यावहारिक हूं, अवंतिका ने अपनी बाहों को मोड़ते हुए जवाब दिया। और अगर तुम्हें लगता है कि यह नाटक कुछ भी बदलेगा तो तुम बहुत गलत हो। बच्चा अपनी गरीबी के गड्ढे में छिपा हुआ है। वह अभी भी एक अयोग्य अपराधी है और मेरे पास निदेशक मंडल में 49% वोट हैं। अगर तुम तलाक लेने की कोशिश करते हो, अगर तुम उस कचरे को अपना बेटा पहचानने की कोशिश करते हो, तो मैं कल ही कंपनी के शेयर डुबो दूंगी। मैं तुम्हें सड़क पर छोड़ दूंगी। हेक्टर नहीं चिल्लाया। उसने उसे गाली नहीं दी। उसने बस अपने खराब पतलून की जेब में हाथ डाल लिए। उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अवंतिका पहली बार उलझन में भौहें चढ़ाई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हेक्टर ने अपना फोन निकाला और उसे स्क्रीन दिखाई। निदेशक मंडल, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और देश के वित्तीय मीडिया को एक ईमेल भेजा गया था। जब मैं आ रहा था, राजपूत ने ऑर्डर ओमेगा को अंजाम दिया। हेक्टर ने अपनी पत्नी के चेहरे से रंग गायब होते हुए देखकर कहा, मैंने कॉर्पोरेट खातों को फ्रीज कर दिया। तुम्हारे ट्रस्टों की तरलता को मेरे विशेष नियंत्रण वाले टैक्स हेवन में स्थानांतरित कर दिया और मैंने अभी अभी फोर्टिस अस्पताल के निदेशक को दिए गए तुम्हारे रिश्वत के दस्तावेजों को प्रेस में लीक कर दिया है। अवंतिका की आंखें बेतहाशा खुलक संबंधा। इसके साथ अवंतिका की आंखें बेतहाशा को पाचा है गईं। आतंक ने आखिरकार उसके चीनी मिट्टी के मांस को तोड़ दिया। तुम पागल हो। यह धोखाधड़ी है। तुम कंपनी को तबाह कर दोगे। तुम खुद को तबाह कर दोगे। मैंने यह कंपनी बनाई और मैं इसे तुम्हें एक पैसा भी देने से पहले जला दूंगा। हेक्टर ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है अवंतिका। तुम्हारे पास अब शक्ति नहीं है। तुम्हारे कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड अब केवल मेरे लिए काम करते हैं। हेक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिता तुम्हें अदालतों में तबाह कर देंगे। उन्हें कोशिश करने दो। तुम्हारे पास अपने रेशमी कपड़े पैक करने और मेरे घर से निकलने के लिए 10 मिनट हैं। अगर तुम यहां तब भी रही जब घड़ी की सुई बजती है, तो मैं राजपूत को तुम्हें सामने वाले बगीचे से घसीट कर बाहर निकालने दूंगा, जबकि फोटोग्राफर पहले से ही बाहर डेरा डाले हुए हैं। हेक्टर ने उसे पीठ कर दी, उसे कांपते हुए छोड़ दिया, मुश्किल से सांस लेते हुए उस तात्कालिक बर्बादी में फंसी हुई थी जो अभी अभी उस पर गिरी थी। वह मुख्य सीढ़ियों की ओर चला। युद्ध अभी शुरू हुआ था, लेकिन उसने कम से कम सांप का सिर काट दिया था। अब केवल एक चीज मायने रखती थी। ध्रुव। हवेली की तीसरी मंजिल पर हेक्टर का निजी कार्यालय अंधेरा था। एकमात्र रोशनी उसके डेस्क के मॉनिटर से आ रही थी।
जहां सिंघानिया वर्धन फार्मास्यूटिकल्स के शेयर घोटाले के लीक होने के बाद तेजी से गिरने लगे थे। हेक्टर ने अपना कीचड़ संघा सूट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी शर्ट का कॉलर ढीला किया, यह महसूस करते हुए कि सालों में पहली बार वह सांस ले पा रहा था। उसने अपनी ही जिंदगी में एक परमाणु बम फोड़ दिया था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे तात्कालिकता महसूस हुई। उसने अपने डेस्क के इंटरकॉम को दबाया। राजपूत, लाइन पर, सर। सुरक्षा प्रमुख की धातु की आवाज ने तुरंत जवाब दिया। अवंतिका चली गई है। उसने 2 मिनट पहले टैक्सी में संपत्ति छोड़ दी है, सर। ड्राइवरों को उसे ले जाने का आदेश नहीं था। वह हिंसक है। उसके पिता के वकील पहले से ही हमारी लाइनों पर बाढ़ ला रहे हैं। आपराधिक मुकदमों और एहतियाती नाकाबंदी की धमकी दे रहे हैं। उन्हें अनदेखा करो। मुझे मुकदमों की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुंबई के सर्वश्रेष्ठ बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी टीम का पता लगाओ। उन्हें समय खरीदो। उन्हें बताओ कि मैं उनकी वार्षिक फीस का 3 गुना भुगतान करूंगा। तुरंत छत पर हेलीकॉप्टर तैयार करो। हम पहाड़ पर जाएंगे। मैं नायली और ध्रुव को आज रात उस टिन के घर से निकाल दूंगा, चाहे वह चाहे या न चाहे, सर। निकासी प्रोटोकॉल। हेक्टर के निजी सेल फोन की तेज आवाज़ ने राजपूत को बाधित किया। हेक्टर ने स्क्रीन देखी। यह एक अज्ञात नंबर था। उसका दिल असामान्य रूप से धड़क गया। शुद्ध आतंक की एक सिहरन उसकी गर्दन के पीछे से गुजरी। उसने कांपते हाथों से डिवाइस को अपने कान से लगाया। हेलो। दूसरी ओर से कोई अभिवादन नहीं था, केवल चिकित्सा अलार्म की अराजक आवाज, दूर की रोने की आवाजें और एक नसबंदी की गूंज में चिल्लाती हुई आवाजें। और फिर उसकी आवाज टूटी हुई, फटी हुई, पूरी तरह से तबाह। हेक्टर। नायली ने सिसकियां भरी। उसकी आवाज शुद्ध निराशा की एक पतली सी रेखा थी। हेक्टर एक छलांग में खड़ा हो गया, चमड़े की कुर्सी को जोर से पीछे धकेल दिया। नायली, क्या हुआ? तुम कहां हो? मेरी मदद करो, कृपया। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। हेक्टर, मेरी मदद करो। नायली अनियंत्रित आंसुओं के बीच शब्दों को घसीटते हुए गिड़गिड़ा रही थी। जो गर्व उसने गली में बरकरार रखा था, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। वह अब सांस नहीं ले रहा है। ध्रुव, वह अब सांस नहीं ले रहा है। हेक्टर वर्धन के लिए पूरी दुनिया रुक गई। उसके शानदार कार्यालय की दीवारें उस पर बंद होती हुई लग रही थीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वह सांस नहीं ले रहा है? साफ साफ बताओ नायली, तुम कहां हो? सरकारी सामान्य अस्पताल में, शहर के केंद्र वाले में। नायली मुश्किल से वाक्य बना पा रही थी। दवा, जो कचरा मैंने रिसाइकल किया था, वह दूषित थी। हेक्टर को एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हुई। उसके फेफड़े खराब हो गए। वह मेरे हाथों में मर रहा है। हेक्टर, मेरा बच्चा मर रहा है। उसे मरने मत दो, सर। हेक्टर गरजा। उसे लगा कि उसका दिल उसके सीने से फाड़ दिया जा रहा है। वह कार्यालय के दरवाजे की ओर भागा। मैं रास्ते में हूं। डॉक्टरों को कहो कि उसे रोके रखें। मैं उसे अभी अपने निजी क्लिनिक में स्थानांतरित कर रहा हूं। स्थानांतरण के लिए समय नहीं है, नायली ने चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट में डूब गई थी। वह इंट्यूबेटेड है, लेकिन अस्पताल का वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे शुद्ध ईव श्वास कवच बी की जरूरत है। अब एक शॉक खुराक या उसके दिमाग को 15 मिनट में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। उनके पास वह दवा यहां नहीं है। यह एक सरकारी अस्पताल के लिए बहुत महंगी है। हेक्टर अपनी हवेली के गलियारे में जम गया। श्वास कवच, उसकी अपनी दवा, जिसे उसने खुद बनाने और महंगा करने का आदेश दिया था। उसका बेटा सफोकेटेड होकर मर रहा था, क्योंकि गरीबों का अस्पताल उस कीमत का भुगतान नहीं कर सकता था जो बच्चे के पिता ने लगाई थी। विडंबना एक शारीरिक, क्रूर और घातक यातना थी। मेरी बात सुनो नायली, अपने मन में मेरी आंखों में देखो। ध्रुव आज नहीं मरेगा। क्या तुम सुन रही हो? मैं उन शापित एम्पुलों के साथ आ रहा हूं। डॉक्टरों को कहो कि उसे कार्डियक मसाज से जिंदा रखें यदि आवश्यक हो। मैं 15 मिनट से पहले पहुंच जाऊंगा। हेक्टर ने जवाब का इंतजार किए बिना कॉल काट दी। वह अपने घर के संगमरमर के गलियारों में एक पागल आदमी की तरह भागा, छत की ओर 3-3 सीढ़ियां कूदते हुए। उसने अपनी सैटेलाइट घड़ी के इंटरकॉम को दबाया। राजपूत, मेडिकल टीम रद्द करो। पायलट को हेलीकॉप्टर के इंजन स्टार्ट करने के लिए कहो। अभी सर। हेलीकॉप्टर तैयार है, लेकिन हवाई क्षेत्र को भूल जाओ। औद्योगिक पार्क में कंपनी की केंद्रीय प्रयोगशालाओं को बुलाओ। 3 बक्से शुद्ध ईब श्वास कवच छत पर लाने का आदेश दो। हम लैंड करेंगे, शीशियों को उठाएंगे और सीधे सरकारी सामान्य अस्पताल की छत पर उड़ेंगे। लाइन पर 2 सेकंड की खामोशी थी। हेक्टर को यह खामोशी एक घातक अनंत काल लगी। सर, हमारे पास एक गंभीर समस्या है, राजपूत ने जवाब दिया। पूर्व सेना की आवाज हमेशा गंभीर, अब तनावपूर्ण और तत्काल लग रही थी। आज कोई समस्या नहीं है,
राजपूत, मेरा बेटा मर रहा है। प्रयोगशालाओं को दवा सड़क पर लाने का आदेश दो। मैं नहीं कर सकता सर, और आप भी नहीं। हेक्टर ने छत की ओर जाने वाले भारी स्टील के दरवाजे को धक्का दिया। हेलीकॉप्टर के ब्लेड की हिंसक हवा उसके चेहरे पर लगी, लेकिन उसके सुरक्षा प्रमुख के शब्दों ने उसे दहलीज पर लकवा मार दिया। तुम क्या कह रहे हो राजपूत? मैं इस कंपनी का अध्यक्ष हूं। अब नहीं सर, राजपूत ने टरबाइन के शोर के ऊपर से जवाब दिया। सिंघानिया परिवार के वकीलों ने हमारी सोच से ज्यादा तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने अभी अभी एक संघीय प्रतिबंध आदेश दायर किया है। चूंकि आपने बिना अदालती आदेश के साझा संपत्ति फ्रीज कर दी थी, अवंतिका ने एक ड्यूटी जज को यह समझाने में कामयाब रही है कि आप मानसिक अस्थिरता के एक एपिसोड से गुजर रहे हैं और विलय को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हेक्टर का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी। इसका मतलब आसान शब्दों में क्या है राजपूत? बताओ। इसका मतलब है कि जज ने आपके सभी एक्सेस क्रेडेंशियल्स को फ्रीज कर दिया है सर। केंद्रीय प्रयोगशालाओं के दरवाजे अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ब्लॉक कर दिए गए हैं। औद्योगिक पार्क के गार्डों के पास संघीय आदेश हैं कि वे आपको, मुझे या हेलीकॉप्टर को अंदर न आने दें। उच्च विशिष्टता वाले इन्वेंट्री, श्वास कवच सहित कानूनी रूप से बंद हैं। अगर हम वहां उतरते हैं और एक भी एम्पूल निकालने की कोशिश करते हैं तो गार्डों के पास गोली चलाने का आदेश है। हेक्टर ने चमचमाते काले हेलीकॉप्टर को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। उसका पैसा, उसकी शक्ति, उसके संपर्क, सब कुछ हवा में गायब हो गया था। ठीक उसी क्षण जब उसके बेटे की जिंदगी उस पर निर्भर थी, अवंतिका ने उसके लिए एक परफेक्ट जाल बिछाया था। वह उसे न केवल आर्थिक रूप से तबाह करने वाली थी, बल्कि वह उसे अपने ही प्रयोगशालाओं के बाहर से देखते हुए अपने बेटे को सफोकेटेड होकर मरने देने वाली थी। घड़ी टिक टिक कर रही थी। 13 मिनट। हेक्टर ने अपने दांत कसे, अपने मुंह में खून का धातु जैसा स्वाद महसूस किया। पायलट को उड़ान भरने के लिए कहो। राजपूत, सर, मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर हम प्रयोगशालाओं में उतरते हैं तो हमें तिजोरियों को छूने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। राजपूत, हेक्टर ने गरजते हुए कहा, एक ऐसे आदमी की नजर से तूफानी हवा में हेलीकॉप्टर की ओर चला जिसने अब बिल्कुल कुछ भी नहीं खोना था। हमें मारक क्षमता की जरूरत है। अपनी सामरिक टीम को हथियार लोड करने के लिए कहो। हम अपनी ही कंपनी पर हमला करने वाले हैं। 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर मुंबई के रात के आसमान को एक काली ब्लेड की तरह चीरता हुआ निकला। नीचे शहर की रोशनी नियॉन और छाया के समुद्र में धुंधली हो रही थी, लेकिन हेक्टर वर्धन खिड़की से नहीं देख रहा था। उसकी आंखें उसकी कलाई घड़ी के क्रोनोग्राफ पर टिकी थीं। 9 मिनट। यह ठीक वह समय था जो ध्रुव के दिमाग को अपरिवर्तनीय क्षति या इससे भी बदतर नैदानिक मृत्यु होने से पहले बचा था। 9 शापित मिनट। ज्यादा तेज। हेक्टर ने संचार हेडसेट के जरिए गरजा। उसकी आवाज टरबाइनों की बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इंजनों को निचोड़ दो। मुझे परवाह नहीं है अगर तुम उन्हें जला दो। हम अपनी सीमा पर हैं सर, पायलट ने ठंडे पसीने से तरबतर होकर जवाब दिया, जबकि भारी विमान को गगनचुंबी इमारतों से बचाते हुए चला रहा था। मुझे औद्योगिक पार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्रीय प्रयोगशालाओं की हेलीपैड लाइटें लाल हैं। उन्होंने हवाई बहिष्करण प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया है। कॉकपिट की विंडशील्ड से हेक्टर ने कांच और काले स्टील का विशाल परिसर देखा, जिसमें उसके फार्मास्यूटिकल साम्राज्य का दिल धड़कता था। छत पर स्ट्रोबोस्कोपिक अलार्म तेजी से चमक रहे थे, और इससे भी बदतर, आपातकालीन लाइटों के नीचे एक निजी सुरक्षा की सामरिक टीम लैंडिंग स्ट्रिप के चारों ओर युद्ध संरचना में तैनात थी। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट और असॉल्ट राइफलें पहन रखी थीं जो सीधे आसमान की ओर थीं। उसके अपने आदमी अब अवंतिका के संघीय आदेश से खरीदे और नियंत्रित किए गए। लैंड करो। हेक्टर ने सीट बेल्ट खोलते हुए आदेश दिया। सर, अगर हम रनवे को छूते हैं तो उनके पास गोली चलाने की अनुमति है, डरे हुए पायलट ने चिल्लाया। राजपूत पीछे के कॉकपिट में हेक्टर के सामने बैठा, अपनी कॉम्पैक्ट सबमशीन गन को एक धातु की और घातक क्लिक के साथ तैयार किया। उसके 4 अभिजात वर्ग के पुरुषों ने पूर्ण तालमेल में ऐसा ही किया। इस चीज को अभी लैंड करो या मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगा, राजपूत ने एक भयानक ठंडक के साथ कहा। पायलट ने निगल लिया, एक तेज मोड़ लिया और हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया। लैंडिंग स्किड्स ने छत के कंक्रीट पर ऐसी हिंसा से मारा कि पूरी संरचना हिल गई। इससे पहले कि ब्लेड घूमना बंद करे, हेक्टर ने स्लाइडिंग दरवाजा लात मारी और छत पर कूद गया, रोटरों की बहरा कर देने वाली आंधी में लिपटा हुआ। वहां रुक जाओ, श्रीवर्धन,
ग्राउंड स्क्वाड के कप्तान ने 20 मीटर की दूरी से मेगाफोन के माध्यम से चिल्लाया। 1 दर्जन लाल लेजर पॉइंटर तुरंत हेक्टर के सीने और राजपूत के सिर पर टिक गए। हमारे पास एक कार्यकारी संघीय प्रतिबंध आदेश है। परिसर बंद है। मंच से नीचे उतरें और अपने सिर पर हाथ रखें। हेक्टर रुका नहीं। उसने अपने हाथ नहीं उठाए। उसने 12 राइफलों के सामने पलक भी नहीं झपकाई जो उसके दिल पर निशाना साध रही थीं। वह युद्ध के देवता की तरह अधोलोक में उतरते हुए भारी और दृढ़ कदमों से सीधे गोलीबारी की रेखा की ओर चला। राजपूत और उसकी टीम उसके बगल में बढ़ी, हथियारों को ऊपर उठाए हुए एक विषम मानव ढाल बनाते हुए अपने ही कॉर्पोरेट की छत पर नरसंहार करने के लिए तैयार थे। गोली मारो अगर हिम्मत है, रामपाल, हेक्टर ने गार्डों के कप्तान को उसके उपनाम से पहचानते हुए गरजा। गोली मारो और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सभी को मार दूंगा इससे पहले कि मेरा शरीर जमीन को छुए। मेरा बेटा एक सरकारी अस्पताल में मर रहा है और मैं उसकी दवा लेने आया हूं। मेरे रास्ते से हट जा। कांपी। वह कंपनी के लिए काम करता था, हां, लेकिन हेक्टर वर्धन ही कंपनी था। करोड़पति की आंखों में राक्षसी क्रोध एक हताश कार्यकारी का नहीं था, वह एक ऐसे पिता का था जो छत को खून में नहलाने को तैयार था। रामपाल ने अपनी राइफल की नाल 1 इंच नीचे कर दी। यह काफी था। रास्ता दो, कप्तान ने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए एक तरफ हट गया। भाड़े के सैनिक लाल सागर की तरह अलग होते हुए अपने हथियार नीचे कर दिए। हेक्टर बिना पीछे देखे उनके बीच से गुजरा। राजपूत उसके पीछे पीछे था, लिफ्ट के शाफ्ट के एक्सेस डोर को लात मारते हुए। लेवल 3, उच्च सुरक्षा वाला रेफ्रिजरेशन वॉल्ट। हेक्टर ने क्रिस्टल लिफ्ट में घुसते हुए आदेश दिया। राजपूत ने अपना मास्टर एक्सेस कार्ड स्लाइड किया। लिफ्ट नियंत्रित मुक्त गिरावट में नीचे उतरी, कुछ ही सेकंड में फर्श को निगल गई। कैबिन में खामोशी एगोनिस्टिक थी। हेक्टर ने अपनी घड़ी देखी, 7 मिनट। सब बेसमेंट में दरवाजे खुले। लेवल 3 का एयर कंडीशनिंग ग्लेशियल था। उनके सामने 2 मीटर मोटी शुद्ध टाइटेनियम का एक गोलाकार दरवाजा खड़ा था जो प्रबलित कंक्रीट की दीवार में जड़ा हुआ था। यह वह वॉल्ट था जहां सबसे कीमती और खतरनाक फर्स्ट लाइन के शीशियां, प्रोटोटाइप और जैविक पदार्थ संग्रहित थे। उनमें से श्वास कवच बी भी था। हेक्टर साइड कंट्रोल पैनल की ओर भागा, अपनी दाहिनी हथेली बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखी और अपनी आंख रेटिना रीडर के पास लाई। एक हरी क्षैतिज रोशनी ने उसके चेहरे को स्कैन किया। सिस्टम भिनभिनाया। हेक्टर ने गियर के सामान्य क्लिक का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक ली। इसके बजाय हरी रोशनी चमक उठी और एक तीव्र और खूनी लाल हो गई। एक कृत्रिम महिला की आवाज ने भूमिगत गलियारे में गूंज उठी। पहुंच अस्वीकृत। बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स अवरुद्ध। निदेशक मंडल के आदेश पर सुरक्षा बंद। ओवरराइड कोड आवश्यक। हेक्टर पीछे हट गया जैसे उसे झबड़े पर मुक्का मारा गया हो। उसने अपने बंद मुक्के से क्रिस्टल पैनल पर मारा, स्क्रीन को टुकड़ों में तोड़ दिया। राजपूत, इस दरवाजे को उड़ा दो, कब्जों पर C4 लगाओ। हेक्टर पूरी तरह से पागल होकर चिल्लाया। घबराहट से उसकी आवाज टूट गई थी। राजपूत दौड़ते हुए टाइटेनियम के दरवाजे के पास आया, वैक्यूम सील फ्रेम का परीक्षण किया और धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता सर। मैं तुम्हें इसलिए भुगतान करता हूं ताकि तुम कर सको सर। दरवाजे को उड़ा दो। यह दरवाजा नहीं है सर। यह अंदर क्या है? राजपूत ने हेक्टर को कंधों से पकड़कर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करते हुए चिल्लाया। आपने खुद इस वॉल्ट को डिजाइन किया था। यह वैक्यूम सील्ड थर्मोरेगुलेटेड है। अगर मैं प्लास्टिक विस्फोटकों का उपयोग करके एक दरार खोलता हूं तो शॉकवेव और तत्काल दबाव परिवर्तन अंदर के सभी क्रिस्टल शीशियों को वाष्पीकृत कर देंगे। श्वास कवच एम एक अस्थिर यौगिक है। अगर हम वॉल्ट को उड़ाते हैं तो वह धूल बन जाएगा। हेक्टर के सिर पर पूरी दुनिया ढह गई। वह लड़खड़ाया, अपनी पीठ को ठंडी कंक्रीट की दीवार से टिका दिया। उसकी अपनी प्रतिभा, उसका कॉर्पोरेट पागलपन, अरबों डॉलर की रक्षा करने का उसका जुनून अभी अभी उसके बेटे की कब्र बन गया था। अवंतिका जानती थी। वह जानती थी कि वह जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेगा और वह जानती थी कि हिंसा उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। यह मास्टर ब्लॉक था, एक जाल जिससे वह गोली चलाकर बाहर नहीं निकल सकता था। 6 मिनट। हेक्टर के पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। यह नायली का एक टेक्स्ट मैसेज था, केवल 2 शब्द जिसने उसकी आत्मा को जमा दिया। नीला पड़ रहा है, जल्दी आओ। ध्रुव नीला पड़ रहा था। ऑक्सीजन अब उसके अंगों तक नहीं पहुंच रही थी। वह सफोकेटेड हो रहा था। हेक्टर ने आंखें बंद कर लीं और शुद्ध लाचारी का एक आंसू बहाया, मोटा और भारी, जो उसके गंदे गाल पर लुढ़क गया। उसने टाइटेनियम वॉल्ट को देखा। उसका बेटा शहर के दूसरी ओर मर रहा था और इलाज 3 मीटर दूर था। नौकरशाही,
बदले और स्टील की एक अटूट दीवार के पीछे छिपा हुआ था। उसने आंखें खोलीं। हताशा गायब हो गई। उसकी जगह एक बर्फीली, पूर्ण और भयानक स्पष्टता ने ले ली। उस दरवाजे को खोलने की केवल एक चाबी थी और उसे पाने के लिए सब कुछ खोना होगा। हेक्टर ने अपना फोन अनलॉक किया, नायेली के संदेश को अनदेखा किया और एक एनक्रिप्टेड लाइन के माध्यम से एक सीधा नंबर डायल किया। 1 बार बजा, 2 बार बजा, तीसरे पर वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। स्क्रीन रोशन हो गई। अवंतिका सिंघानिया का चेहरा दिखा। वह अपने पिता के शानदार चेरीवुड कार्यालय में बैठी थी, एक अल्ट्रा थिन सिगरेट पी रही थी। एक सूक्ष्म, जहरीली और विजयी मुस्कान उसके पूरी तरह से लाल रंगे होठों पर थी। अपने ही घर में घुसने में दिक्कत हो रही है मेरे प्यार? अवंतिका ने नकली हमदर्दी के अंदाज में पूछा, जिससे राजपूत का जबड़ा कस गया। जब उसने उसे स्पीकर पर सुना, हेक्टर ने समय बर्बाद नहीं किया। वह नहीं चिल्लाया, उसने उसे गाली नहीं दी। हर सेकंड जो वह अहंकार में खर्च करता था, वह 1 सेकंड ऑक्सीजन था जो वह अपने बेटे से चुरा रहा था। तुम क्या चाहती हो? हेक्टर ने एक सपाट, मृत आवाज में पूछा, भूमिगत गलियारे में फोन को अपने चेहरे के सामने पकड़े हुए। कीमत बताओ अवंतिका, संख्या बताओ। तुम्हें अपने सिस्टम में कोड टाइप करने और इस वॉल्ट को अभी खोलने के लिए क्या चाहिए? अवंतिका ने अपनी सिगरेट का कश लिया और धीरे धीरे कैमरे के सामने धुआं छोड़ा। वाह मेरा प्यार, वह गुस्सैल शेर कहाँ गया जिसने मुझे आधे घंटे पहले अपनी हवेली से बाहर निकाला था? वह आदमी कहाँ गया जो मेरी दुनिया को राख में बदलने वाला था? उसने झुकते हुए मजाक उड़ाया। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सब कुछ ले लिया है हेक्टर, लेकिन लगता है कि तुम भूल गए हो कि निदेशक मंडल तुम्हारे सुरक्षा क्रेडेंशियल्स को रद्द कर सकता है। अगर मैं यह साबित कर दूं कि तुम कंपनी के लिए खतरा हो और अपने ही प्रयोगशालाओं पर सशस्त्र भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करते हो। खैर, मान लो कि जज ने मुझे सही ठहराया। 5 मिनट अवंतिका, मेरा बेटा 5 मिनट में मर जाएगा। अपनी शापित कीमत बताओ। अवंतिका ने अपने चेहरे से मुस्कान मिटा दी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले के 2 टुकड़े बन गईं। सब कुछ शब्द -3 स्तर की कंक्रीट की दीवारों में गूंज उठा। मुझे आपके कुछ ना अपने आंखें कंक्रीट की दीवारों में गूंज आकर आए। 51% वोटिंग शेयर चाहिए। अवंतिका ने खून सूंघते हुए एक शार्क की जानलेवा गति से कहा, मुझे श्वास कवच बी का विशेष पेटेंट और सभी विकासशील जैविक पदार्थों का पेटेंट चाहिए। मुझे सैन्य पेड्रो की हवेली चाहिए। मुझे कैमैन द्वीप में निवेश फंड चाहिए और मुझे सिंघानिया वर्धन फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ के रूप में आपके पूर्ण इस्तीफे पर आपका हस्ताक्षर चाहिए, जिससे मेरे परिवार को पूर्ण और स्थायी नियंत्रण मिल सके। राजपूत मांगों को सुनकर अलार्म होकर एक कदम आगे बढ़ा। सर, ऐसा मत कीजिए, सुरक्षा प्रमुख ने फुसफुसाते हुए कमांड चेन को तोड़ते हुए कहा। यह एक वित्तीय आत्महत्या है। आपकी संपत्ति $40 मिलियन से अधिक की है। यह आपको सचमुच सड़क पर छोड़ देगा। आपके पास हेलीकॉप्टर के वापसी के ईंधन के लिए भी पैसा नहीं होगा। हेक्टर ने राजपूत को तुरंत चुप कराते हुए एक हाथ उठाया। उसने फोन की स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटाई। डिजिटल अनुबंध भेजो, हेक्टर ने बिना आवाज कांपे आदेश दिया। अवंतिका ने एक भौं उठाई। वास्तव में हैरान थी कि कोई आपत्ति या बातचीत नहीं हुई। मेरी कानूनी टीम ने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। उसने कैमरे से बाहर अपने कंप्यूटर पर एक कुंजी दबाते हुए कहा, यह आपके इनबॉक्स में है। एक स्मार्ट अनुबंध। जैसे ही सिस्टम आपके बायोमेट्रिक हस्ताक्षर को मान्य करता है, शेयर स्थानांतरित हो जाते हैं और वॉल्ट का कोड स्वचालित रूप से जारी हो जाता है। हेक्टर के फोन से एक तेज बीप बजी। उसने ईमेल खोला। वहां वह था, कानूनी शब्दावली के सैकड़ों पृष्ठ जो उसे पिछले 20 सालों में कमाए, चुराए या बनाए गए हर पैसे से वंचित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी स्थिति, उसका साम्राज्य, जीवन और मृत्यु पर उसकी शक्ति एक पीडीएफ दस्तावेज में कम हो गई। उसने अपना अंगूठा फोन के स्कैनर पर रखा। एक माइक्रोसेकंड के लिए वह हिचकिचाया। उसने परिषद की बैठकों, राजनेताओं के सम्मान, निजी विमानों और अपने पिता की मृत्यु के बाद से उसके सिर पर जो राजा का ताज था के बारे में सोचा। और फिर उसे टिन का छोटा घर याद आया। उसे ध्रुव की छोटी काली आंखें याद आईं जो अंधेरे में उसे देख रही थीं, खून खांस रही थीं। उसे नायली घुटनों के बल कचरा साफ करती हुई याद आई। हेक्टर ने स्क्रीन पर अंगूठा दबाकर हस्ताक्षर को मान्य किया। स्थानांतरण पूरा हुआ। अवंतिका के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। हेक्टर ने अभी अभी 3 सेकंड में $40 मिलियन दे दिए थे। उसने अभी अभी खुद को तबाह कर दिया था। आपसे व्यवसाय करके खुशी हुई हेक्टर, अवंतिका ने लालच से चमकती आंखों से कहा और कॉल काट दी। 26 मिनट में 1 सेकंड की मौत की खामोशी थी।
राजपूत ने अपनी सांस रोक ली और फिर क्लिक क्लिक क्लिक। टाइटेनियम के दरवाजे के विशाल यांत्रिक बोल्ट पीछे हटने लगे। लाल अलार्म बंद हो गए। उनकी जगह एक नरम सफेद अस्पताल की रोशनी ने ले ली, एक भारी विसंपीड़न की फुफकार के साथ। 2 मीटर मोटा गोलाकार दरवाजा धीरे धीरे खुला। हेक्टर ने पूरी तरह से खुलने का इंतजार नहीं किया। वह दरार से अंदर घुस गया, साइड से हाइपरबेरिक फ्रीजर में घुस गया। -30 डिग्री सेल्सियस की अत्यधिक ठंड ने सांस लेने पर उसके फेफड़ों को जला दिया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह पाले से ढकी धातु की अलमारियों के गलियारों में भागा। पंक्ति 3, सेक्शन बी, क्रिटिकल पीडियाट्रिक्स। वहां एक छोटा चमकीला नीला आइसोथर्मल बॉक्स था जिस पर उस कंपनी का लोगो था जो अब उसका नहीं था। श्वास कवच मुंबई, इंट्रावेनस। उसने दोनों हाथों से बॉक्स को पकड़ा। उसे ग्रह के सभी सोने से ज्यादा कीमती महसूस किया। वह वॉल्ट से बाहर भागा, राजपूत को लिफ्ट की ओर धकेलते हुए। अब हेलीकॉप्टर पर, हेक्टर ने जोर से चिल्लाते हुए तेजी से ऊपर जाने के बटन को दबाते हुए कहा। वे बिजली की गति से छत पर चढ़ गए। हेलीकॉप्टर के स्किड्स पूरी तरह से स्थिर होने से पहले हेक्टर विमान के कैबिन में कूद गया। सरकारी सामान्य अस्पताल। उसने अपने गोद में नीले बॉक्स को सुरक्षित करते हुए पूरी ताकत से आदेश दिया, हमारे पास 4 मिनट बचे हैं। अगर तुम 3 मिनट में नहीं पहुंचते हो तो मैं तुम्हें दरवाजे से फेंक दूंगा। हेलीकॉप्टर ने एक आत्मघाती कोण पर उड़ान भरी, कांच के कॉरपोरेट मुख्यालय को पीछे छोड़ दिया, हेक्टर की दौलत को पीछे छोड़ दिया, उस आदमी को पीछे छोड़ दिया जो वह कभी था। जैसे जैसे शहर की रोशनी तेजी से गुजर रही थी, हेक्टर ने छोटे नीले बॉक्स को अपनी छाती से कसकर दबाया, लोगों को अपने सूट के खून और कीचड़ से दागदार कर दिया। उसने कॉरपोरेट युद्ध हार लिया था, उसने अपना सिंहासन खो दिया था, लेकिन अपने पूरे दयनीय और खाली अस्तित्व में पहली बार हेक्टर वर्धन को एक राजा जैसा महसूस हुआ। रुके रहो, ध्रुव। उसने मुंबई के ऊपर आसमान के अंधेरे खाई में देखते हुए कुछ भी नहीं कहा। पापा रास्ते में है। सरकारी सामान्य अस्पताल क्षितिज पर एक ग्रे, बदसूरत और खराब कंक्रीट ब्लॉक की तरह दिखाई दिया, जो टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइटों से रोशन था, जो गरीबी और परित्याग को चिल्ला रही थी। हेक्टर की घड़ी में ठीक 2 मिनट और 40 सेकंड बचे थे। कोई हेलीपैड नहीं है सर, पायलट ने इंटरकॉम के जरिए चिल्लाया। डर से उसके चेहरे की बनावट बिगड़ गई थी, जबकि हेलीकॉप्टर मुंबई के केंद्र के घने शहरी ताने बाने की ओर गिर रहा था। छत एंटेना और हाई टेंशन तारों से भरी है, हम वहां लैंड नहीं कर सकते। सड़क पर लैंड करो, हेक्टर ने चिल्लाया, अपनी सुरक्षा बेल्ट खोलते हुए। उसे एवेन्यू के बीच में उतारो। क्या वहां कोई कारें हैं? नहीं सर, हम एक नरसंहार कर देंगे। राजपूत, हेक्टर ने चिल्लाया, अपने सुरक्षा प्रमुख की ओर मुड़ते हुए। इग्नासियो राजपूत ने कोई सवाल नहीं पूछा। वह हेलीकॉप्टर के बगल के दरवाजे से झांका, अपनी असॉल्ट राइफल उठाई और डामर की ओर निशाना साधा। उसने हवा में 3 गोलियों की एक बौछार चलाई, जिसके बाद विमान के आपातकालीन सायरन की बहरा कर देने वाली आवाज आई। एवेन्यू में दहशत फैल गई। ड्राइवर, गोलियों की आवाज और आसमान से गिरते हुए 5 टन के काले राक्षस से डरकर एक्सीलरेटर पर पैर रखा या अपने वाहन छोड़ दिए। आपातकालीन कक्ष के बाहर इंतजार कर रही भीड़ चिल्लाती हुई बिखर गई। हेलीकॉप्टर एक शिकारी पक्षी की तरह उतरा, अपने ब्लेड से सड़क के बिजली के तारों को तोड़ता हुआ। बिजली की चिंगारियों की बारिश डामर पर हुई। विमान के स्किड्स ने एवेन्यू के बीच में खड़ी एक परित्यक्त सेडान की छत पर बेरहमी से मारा, उसे पूरी तरह से कुचल दिया ताकि स्थिर हो सके। इससे पहले कि धातु की चरमराहट खत्म हो, हेक्टर सड़क पर कूद गया। उसने प्रभाव से अपने घुटनों में चुभने वाले दर्द को अनदेखा किया। उसने लोगों की चीखों को अनदेखा किया। उसने नीले थर्मल बॉक्स को अपने खून और कीचड़ से सने सीने से कसकर दबाया और एक ऐसे आदमी की गति से आपातकालीन कक्ष के कांच के दरवाजों की ओर भागा जो नरक से भाग रहा हो। राजपूत 3 कदम पीछे था, स्ट्रेचर ले जाने वालों और मरीजों के बीच से रास्ता बनाते हुए। नायली, हेक्टर ने भीड़भाड़ वाले वेटिंग रूम में घुसते हुए चिल्लाया, जहां सस्ते क्लोरीन और पसीने की गंध हवा में भर गई थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भोर में एक सरकारी अस्पताल की अराजकता सब कुछ निगल रही थी। वह टूटी हुई प्लास्टिक कुर्सियों पर कूदते हुए रिसेप्शन डेस्क की ओर भागा। एक निजी सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। सुनो, तुम नहीं जा सकते। राजपूत ने गार्ड को उसकी बनियान से पकड़ा और उसे दीवार से टकराया। बिना रुके रास्ता साफ कर दिया। हेक्टर ने ट्रॉमा क्षेत्र के डबल स्विंग दरवाजों को लात मारी। गलियारा खूनी स्ट्रेचर और दौड़ते हुए डॉक्टरों से भरा था, और तभी उसने उसे देखा। नायली गंदे लिनोलियम फर्श पर क्यूबिकल नंबर 3 के बाहर घुटनों के बल बैठी थी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक रखा था, आगे पीछे हिल रही थी। एक आदिम, इतनी दिल दहला देने वाली तेज चीख निकाल रही थी जिसने हेक्टर के नसों में खून जमा दिया था।
यह एक ऐसी मां की आवाज थी जिसकी आत्मा को अभी अभी शरीर से फाड़ दिया गया था। नहीं, नहीं, ध्रुव, कृपया नहीं। वह चिल्ला रही थी, अपने बंद मुट्ठी से फर्श पर मार रही थी। हेक्टर का दिल रुक गया। घड़ी में 0 बज रहा था। उसने अपने शरीर का भार क्यूबिकल के कांच के दरवाजे से गिरा दिया और एक तूफान की तरह अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य एक पूर्ण चिकित्सा दुःस्वप्न था। ध्रुव एक जंग लगे स्टील के स्ट्रेचर पर था। उसकी छोटी त्वचा, जो पहले हेक्टर के भूरे रंग की थी, अब एक कैडावरस ग्रे नीली रंग की थी। उसके होंठ बैंगनी थे। एक कठोर प्लास्टिक ट्यूब उसके गले से नीचे जा रही थी। एक मैनुअल वेंटिलेटर से जुड़ी हुई थी, जिसे एक युवा निवासी कांपते हाथों से फ्रैंटिकली पंप कर रहा था। वाइटल साइंस मॉनिटर तालबद्ध बीप नहीं कर रहा था। यह एक लंबी, लगातार और तेज आवाज कर रहा था। एक सपाट रेखा, एक बूढ़े डॉक्टर, पसीने से तरबतर, ने ध्रुव के छोटे सीने से अपने हाथ हटाए और दीवार घड़ी को देखा। मृत्यु का समय सुबह 3:14। नहीं, हेक्टर की दहाड़ ने अस्पताल की नींव हिला दी। वह स्ट्रेचर पर झपटा, मुख्य चिकित्सक को इतनी हिंसा से धक्का दिया कि वह दवाओं की अलमारियों से टकराया, दर्जनों कांच की बोतलों को जमीन पर गिरा दिया। हेक्टर ने धातु की ट्रे पर नीले थर्मल बॉक्स को पटक दिया। उसे इतनी हिंसा से कांपते हाथों से खोला कि थर्मल लॉक से कट गया। उसने श्वास कवच वियुक्त एक पारदर्शी क्रिस्टल शीशी और एक मोटी सैन्य ग्रेड सीरिंज छीन ली। हट जाओ सर, मुख्य नर्स ने हेक्टर का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। सुरक्षा बुलाओ, मरीज कार्डियक अरेस्ट में है। आप उसे कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर सकते। राजपूत उसी मिलीसेकंड में क्यूबिकल में दाखिल हुआ, अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और छत पर निशाना साधा। कोई इस आदमी को नहीं छुएगा। राजपूत ने ऐसी आवाज में आदेश दिया जिसने घबराहट को शांत कर दिया। अगर वह कहता है कि बच्चे को बचाओ, तो बच्चे को बचाओ, या यह अस्पताल एक कसाईखाना बन जाएगा। हेक्टर ने अपने सुरक्षा प्रमुख की धमकी नहीं सुनी। उसने गलियारे से नायली की चीखें नहीं सुनी। उसकी दृष्टि एक टनल विजन तक सीमित हो गई। उसने सीरिंज ली, शीशी की रबर की झिल्ली में सुई घुसाई और क्रिस्टलीय यौगिक के 10 मिलीलीटर निकाले। उसके हाथ, जिन्होंने बिना कांपे $50 मिलियन के विलय पर हस्ताक्षर किए थे, अब अपने बेटे के हाथ में ईव लाइन नहीं ढूंढ पा रहे थे। हेक्टर, नायली की आवाज कर्कश और टूटी हुई उसके पीछे से आई। वह क्यूबिकल में दाखिल हो गई थी। उसने कंपनी के लोगो वाली शीशी देखी। उसने शीशे पर हेक्टर का खून देखा। उसने मॉनिटर पर सपाट रेखा देखी। मातृत्व वृत्ति और फोर्टिस अस्पताल की सर्वश्रेष्ठ नर्स की सटीकता डर के मारे अचानक जाग उठी। नायली पास आई, हेक्टर के हाथों को धीरे से एक तरफ धकेल दिया और सीरिंज ले ली। वह हिचकिचाई नहीं। उसने सुई को सीधे ध्रुव की गर्दन से लटकते केंद्रीय ईव पोर्ट में इंजेक्ट किया और प्लंजर को पूरी तरह से धकेल दिया। बचाने वाला तरल बच्चे के रक्त प्रवाह में गायब हो गया। कार्डियक मसाज, नायली ने रोबोटिक ठंडक से आदेश दिया, उस निवासी डॉक्टर को देखते हुए जो अभी भी लकवाग्रस्त था। अब तुरंत कार्डियक मसाज करो ताकि दवा रक्त में फैल जाए। युवा डॉक्टर ने प्रतिक्रिया दी। ध्रुव के स्तन पर 2 उंगलियां रखीं और 1, 2, 3, 4 बार दबाना शुरू किया। हेक्टर एक कदम पीछे हटा, अपनी पीठ को ठंडी दीवार से टिका दिया। उसे लगा कि उसके अपने पैर अब उसे सहारा नहीं दे पा रहे हैं। वह सांस नहीं ले पा रहा था। हर सेकंड यातना की अनंतता थी। वह मॉनिटर की स्क्रीन पर हरी और सपाट रेखा को देख रहा था, उस भगवान से प्रार्थना कर रहा था जिसमें उसने बहुत पहले विश्वास करना छोड़ दिया था। 10 सेकंड, कुछ नहीं। 15 सेकंड, ध्रुव अभी भी नीला था। 20 सेकंड, कार्डियक अरेस्ट की खामोशी हॉल पर हावी थी। हेक्टर ने आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह से अंधेरे के लिए खुद को तैयार करते हुए, अपने अहंकार, अवंतिका, 5 साल के परित्याग के लिए, दिव्य दंड के लिए खुद को तैयार करते हुए। उसने अपना साम्राज्य कुछ भी नहीं के लिए खो दिया था। वह देर से पहुंचा था। और फिर बीप। हेक्टर ने अचानक आंखें खोली। बीप, बीप। मॉनिटर की स्क्रीन पर सपाट रेखा एक छोटे हरे पहाड़ का आकार लेती हुई ऊपर उठी। फिर एक और एक और। ध्रुव का सीना स्ट्रेचर पर तेजी से ऊपर उठा, जैसे एक अदृश्य बिजली उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरी हो। उसकी छोटी आंखें चौड़ी खुल गईं, खून से लथपथ, जंगली निराशा के साथ हवा की तलाश में। निवासी डॉक्टर ने उसके गले से ट्यूब खींच ली। तुरंत ध्रुव ने सांस ली। यह एक गीली, गहरी कर्कश आवाज थी। हेक्टर वर्धन ने अपने 48 साल की जिंदगी में सुनी सबसे खूबसूरत आवाज। बच्चे ने जोर से खांसा, नायली के गाउन पर फेफड़ों का तरल थूक दिया और फिर एक जोरदार, साफ और शुद्ध ऑक्सीजन से भरी रोने की आवाज निकाली।
सायानोटिक रंग उसकी त्वचा से गायब होने लगा। उसकी जगह एक गर्म और जीवनदायी गुलाबीपन ने ले ली। नायली अपने बेटे के सीने पर ढह गई, उसे एक सुरक्षात्मक शक्ति से गले लगा लिया, अपने चेहरे को उसकी गर्दन में दबा दिया, जबकि वह जोर जोर से रो रही थी। लेकिन इस बार ये पूर्ण कृतज्ञता की चीखें थीं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर एक दूसरे को अविश्वास में देख रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक चिकित्सा चमत्कार देखा था, जो एक ऐसी दवा से प्रेरित था जिसे उन्होंने कभी अपने हाथों में नहीं देखा था। हेक्टर दीवार से फिसलकर आपातकालीन कक्ष के गंदे फर्श पर बैठ गया। 4,000 मिलियन डॉलर का आदमी, कांच का राजा, ने अपना चेहरा घुटनों के बीच छिपा लिया और चुपचाप रोने लगा। उसके कंधे स्पाज्मोडिकली कांप रहे थे। उसने सिंघानिया वर्धन फार्मास्यूटिकल्स खो दिया था। उसने अपनी दौलत, अपना घर, अपना कॉरपोरेट भविष्य खो दिया था। लेकिन मॉनिटर की रेखा तेज तालबद्ध बजती रही, अटूट, बीप बीप बीप। हेक्टर आंसुओं के बीच मुस्कुराया। उसने कभी खुद को इतना असीम रूप से अमीर महसूस नहीं किया था। भोर मुंबई पर नारंगी और बैंगनी रोशनी की आग की तरह फूट पड़ी, शहरी अराजकता को रोशन करती हुई। 4 सप्ताह बीत चुके हैं। दशक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला अभी भी सुर्खियों में था। सिंघानिया फार्मास्यूटिकल्स के निदेशक मंडल, जिसकी अब अवंतिका अगुवाई कर रही थी, ने उस जहरीले उपहार को खोज लिया था जो हेक्टर ने उन्हें दिया था। हाँ, उसका पूर्ण नियंत्रण था। हाँ, उसके पास पेटेंट थे, लेकिन हेक्टर ने अपने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर करने से पहले अनुसंधान कोष खाली कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तोड़ दिए थे। अवंतिका को एक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला था, उसे एक खाली खोल और अरबों का कर्ज विरासत में मिला था। शेयर 60% गिर गए थे। सिंघानिया परिवार बर्बाद हो गया था। हेक्टर द्वारा लीक किए गए अस्पताल रिश्वत के कारण संघीय ऑडिट में डूब गया था। लेकिन हेक्टर को अब इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में हवा ताजी थी। पिछली रात की बारिश से टूटी हुई सड़क गीली थी। हेक्टर झुग्गी झोपड़ी की संकरी और खड़ी गली में चल रहा था। उसने अब $10 का टॉम फोर्ड सूट नहीं पहना था। चौड़ा, उसने घिसी हुई जीन्स, मोटे सोल वाले वर्क बूट्स और कॉटन की चेक वाली शर्ट पहनी थी, जिसकी आस्तीन कोहनियों तक ऊपर की हुई थी। कोई अंगरक्षक नहीं थे, कोई बख्तरबंद एसयूवी नहीं थी। एक हाथ में वह ताजे फल, मांस और गर्म रोटी से भरा एक प्लास्टिक का बाजार का थैला ले जा रहा था। दूसरे हाथ में उसने बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक छोटा लकड़ी का बॉक्स पकड़ रखा था। वह पहाड़ी पर बने घर के सामने रुक गया। वही टूटी हुई खुली ईंट की दीवार, वही टिन की छत, लेकिन अब धातु का जंग लगा दरवाजा बंद नहीं था। वह खुला था, जिससे सुबह की साफ रोशनी अंदर आ रही थी। हेक्टर ने सिर अंदर झांका। अंदर छोटी लंगड़ी मेज एक साफ मेजपोश से ढकी हुई थी। नायली दरवाजे की ओर पीठ किए हुए 2 बर्नर वाले स्टोव पर अंडे तल रही थी। उसने सादे नागरिक कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल खुले हुए उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसने अब घिसी हुई वर्दी नहीं पहनी थी, न ही पीले दस्ताने, न ही अपनी पीठ पर आतंक का भारी वजन। मेज के नीचे साफ मिट्टी के फर्श पर बैठा ध्रुव था। बच्चे का वजन बढ़ गया था। उसकी चमकदार और गहरी आंखें अपने पिता का जीवंत प्रतिबिंब एक प्लास्टिक की छोटी कार से खेलने में केंद्रित थीं, जिसका एक पहिया गायब था। उसकी सांस गहरी, शांत और परफेक्ट थी। हेक्टर ने धातु के दरवाजे के फ्रेम पर अपनी उंगलियों से धीरे से खटखटाया। नायली मुड़ी। उसे वहां दहलीज पर बिना अपने करोड़पति के मुखौटे के खड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी और शर्मीली मुस्कान आ गई। क्रोध, प्रतिशोध और नफरत ठीक होने लगी थी। उसने अपने बेटे की जिंदगी के लिए अपनी पूरी दुनिया दे दी थी और वह यह जानती थी, जख्मों को ठीक होने में समय लगेगा, शायद सालों। लेकिन बर्फ की दीवार टूट चुकी थी। ध्रुव ने शोर सुनकर सिर उठाया। उसकी बड़ी आंखें दरवाजे पर खड़े लंबे आदमी पर टिकी थीं। उसने प्लास्टिक की कार छोड़ दी, तेजी से खड़ा हुआ और अपने जल्दबाजी वाले कदमों से प्रवेश द्वार की ओर भागा। हेक्टर ने तुरंत खाने के बैग गिरा दिए, उन्हें जमीन पर गिरने दिया। वह एक घुटने पर गिर पड़ा, अपने हाथ ठीक समय पर खोले। ध्रुव के छोटे शरीर का उसकी छाती से टकराने का प्रभाव हेक्टर ने ब्रह्मांड में महसूस किया सबसे बड़ा और विनाशकारी बल था। बच्चे ने अपनी पतली बाहों से अपने पिता की गर्दन को घेर लिया, अपना चेहरा हेक्टर के कंधे में दबा दिया, एक जीवित तूफान की शक्ति से सांस ले रहा था। हेक्टर ने आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा ध्रुव के काले बालों में दबा लिया। उसने सस्ते साबुन और शुद्ध जीवन की गंध सांस ली। उसने उसे एक सुरक्षात्मक और अटूट शक्ति से अपनी छाती से कसकर दबाया। आंसू फिर से फूट पड़े, लेकिन इस बार वे एक आजाद आदमी के आंसू थे। नमस्ते चैंपियन, हेक्टर ने अपनी आवाज में कहा, जो मनुष्य के पास हो सकने वाले शुद्धतम और जंगली प्यार से टूट रही थी। ध्रुव थोड़ा अलग हुआ, उसकी आंखों में देखा,
और उसे एक विशाल मुस्कान दी, बिना किसी बीमारी या डर के निशान के। तुम मेरे ब्लॉक्स लाए पापा। बच्चे ने जमीन पर गिरे बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। पापा शब्द टिन के घर की विनम्र हवा में तैर गया। यह संगमरमर के गलियारों में गूंज नहीं उठा। यह कॉरपोरेट वारिसों या शेयरधारकों की बैठकों में नहीं कहा गया था। यह गरीबी के दिल में कहा गया था, जहां हेक्टर वर्धन ने अपने जीवन की एकमात्र सच्ची दौलत पाई थी। हेक्टर ने उसे वापस मुस्कुराया, लकड़ी के ब्लॉक्स उठाए और अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसे जमीन से ऐसे उठाया जैसे वह दुनिया का सबसे पवित्र ट्रॉफी हो। वह घर में दाखिल हुआ, जहां ताजी कॉफी की सुगंध और घर की गर्माहट उसका इंतजार कर रही थी। कांच का साम्राज्य राख में गिर गया था, लेकिन खून का साम्राज्य अभी बनना शुरू हुआ था।